चलिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आज सोमवीर आर्य जी का, मेरे जो अजीज मित्र हैं और आप यूएसए अटलांटा में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से योगा एक्सपर्ट हैं। तो पहले मैं अपने मित्र को इनवाइट करता हूँ, एक बार जोड़ लेते हैं साथ में। जी नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। नमस्कार सोमवीर जी, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया, शानदार। मैंने आपको लाइव लेके आने का अच्छा प्रोग्राम बनाया है। मैंने बहुत लोगों को इनवाइट किया है आज। तो मैंने भी फ्रेंड को बताया, और आज क्योंकि टीचर डे है, शिक्षक दिवस है, तो आज उसकी उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि 2 टीचर आज उनको मिल रहे हैं। तो आज बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से। हाँ जी, एक बार जुड़ जाने दीजिए सबको। जी मैं भी एक बार शेयर कर देता हूँ फेसबुक हाँ, पे। शेयर कर दीजिए। आपको भी अगर शेयर करना है सबके साथ तो आप शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक आईडी पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का बेनिफिट उठा सकें। सबको हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज हम सोमवीर आर्य जी से अपने जो भी इनकी योग यात्रा है उसके बारे में बात करेंगे कि शुरुआत उन्होंने कैसे की, जिससे आगे आने वाले योगा टीचर्स हैं उनको भी एक गाइडेंस मिले। और आप भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, कोई भी योग से रिलेटेड। कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चंस हों जो सबके फायदे के हों, सबको जिनका बेनिफिट मिले। ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस ज्यादा ना पूछें, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम पर्सनल क्वेश्चंस में लग जाएगा। जिससे दूसरों को भी मार्गदर्शन मिले, ऐसे सवाल आप पूछें। सबको प्रणाम। चलिए सोमवीर जी तब तक शेयर करेंगे, हम तब तक प्रेयर कर लेते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे एक साथ बैठ के, माइंड की ट्यूनिंग कर लेंगे। देखिए योग क्लास है तो सबसे पहला काम है जुड़ना। सबसे पहला काम है जुड़ना। तो प्रेयर के साथ हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कनेक्ट कर लेंगे एक ग्रुप कॉन्शियसनेस के रूप में। जैसे लाइव स्ट्रीम हमारे यूट्यूब पे चलती है, ऐसे लाइव स्ट्रीम पूरे कॉस्मोस में चली हुई है। तो अपने आप को जोड़ लेते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। टेक ए डीप ब्रीथ इन। खुद से कनेक्ट हो जाएं। अपने ब्रीथ से कनेक्ट हो जाएं, अपने श्वास से जुड़ जाएं। और ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से, उस गुरु सत्ता से, उस गुरु मंडल से भी कनेक्ट हो जाएं, जिनकी वजह से योग रूपी जो ज्ञान है हम सब तक पहुंचा। उस गुरु सत्ता को भी प्रणाम करें, उनसे भी कनेक्ट हो जाएं। और अपने माइंड को प्रेजेंट में ले आएंगे। नाउ रब योर पाम्स। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के गर्म करें, सामान्य चेतना में आए। आशा और उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन सबके लिए कल्याणकारी हो। हाँ जी,
चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सोमवीर आर्य जी, मेरे लिए तो सोमवीर आर्य जी, आप सबके लिए डॉक्टर सोमवीर आर्य जी हैं। ये हम तो आपस में महाराज जी बोलते हैं। महाराज जी, जो महाराज जी हैं, ये मेरे को योग की दिशा में जो पहले जो ऑफिशियल जो योग की दिशा में जो लेके आने वाले हैं, वो डॉक्टर सोमवीर आर्य जी हैं, जिन्होंने योग में मार्गदर्शन किया कि कैसे आना है, कहाँ से, जो पूरी गाइडेंस मेरे को दी। पहले योगा टीम में लिया, फिर धीरे धीरे डिप्लोमा, डिग्री, साथ में हमने डिग्री की। सारी चीजों में इनका एक बड़े भाई की तरह, एक मित्र से भी ज्यादा, और मतलब भाई ज्यादा मानता हूं मैं इनको बड़ा, तो इनका हमेशा मार्गदर्शन रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इनका इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत साल, मतलब मेरे से तो, जब मैं इनसे जुड़ा उससे तो कई साल पहले से योग अभ्यास कर रहे थे। उस टाइम तो ये बड़े योगी बने हुए थे। उस टाइम की कभी फोटो होगी तो मैं शेयर करता हूँ। उस टाइम बड़े क्रांतिकारी संत के रूप में ये जीवन को जीते थे उस टाइम पे। तो मैं चाहता हूँ कि इनका बेनिफिट आपको मिले। आप कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछना चाहें तो, एक क्वेश्चन पूरा दिन हो गया मेरे पास व्हाट्सएप पे पहले ही आना शुरू हो गया। तो आचार्य जी सबसे पहले तो ये बताएंगे कि जो कोरोना का जो पेंडेमिक चला हुआ है इस टाइम पे हमें योग में क्या अभ्यास करना चाहिए। इसका आंसर तो आप पहले दे ही दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसी बारे में आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य हरदीप जी, आप हम पे लेके आए। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पे आज आपका हम कई दिन से प्लान बना रहे थे कि हम आएंगे। शिक्षक दिवस पे आज मुख्य रूप से हम आए तो हमारे सभी स्टूडेंट को 2 शिक्षक आज मिल गए हैं शिक्षक दिवस पे। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है और हम सबके लिए भी है, और सबसे रूबरू हो और आज कोई ज्ञान की बात ना कर करके केवल हम बात करें आज उनके सवालों की जवाब, केवल उनसे उनके सवालों के जवाब दें, उनसे सीधा संवाद आज हम करें। तो इसलिए आज आपने इस तरह की अरेंजमेंट की है, इसके लिए आपका आभार करता हूँ, प्रकट करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि कोरोना जो पेंडेमिक है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एनर्जी को बढ़ाना है, इम्यून को बूस्ट करना है, और इम्यून को बूस्ट करने के लिए योग से, सात्विक आहार से अच्छी कोई चीज नहीं है। तो आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें सिट्रस फूड आपका जरूर होना चाहिए, और रो फूड आपको जरूर लेना है। आपको वाटर कंजप्शन बहुत ज्यादा करना है, विटामिन सी आपको बहुत ज्यादा लेना है। नॉर्मल चीजें हैं। इसके बाद आप योग क्या करें, तो योग में सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि आपको कपालभाति प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको करना चाहिए, और जिन अनुलोम विलोम का जो अभ्यास अच्छा कर लेते हैं उनको नाड़ी शुद्धि में अपने आप को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि थोड़ा सा भी कफ का प्रॉब्लम आपको लगता है तो सूर्य भेदी और उज्जाई प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, इनका विशेष रूप से आपको अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो कफ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होंगी, और जैसे कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होंगी तो आपके जो लंग्स है वो क्लीन होंगे। यदि लंग्स आपके क्लीन है तो कारण नहीं है आपके शरीर में वुहान वायरस के ठहरने का, तो आप उस आपके अंदर वो नहीं ठहर पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। यदि आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में ऐसी इन्वायरमेंट है जिससे कि वो उपज सकता है, वो बढ़ सकता है, वो और भी ज्यादा अपना स्वरूप फैला सकता है, तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन यदि आपके लंग्स क्लीन है, आपके अंदर कोई गंदगी नहीं है, आपका टॉक्सिन्स आपके भीतर नहीं है, तो निश्चित रूप से वुहान वायरस आपको कुछ नहीं कर पाएगा। और उसकी सफाई के लिए नित्य प्रति आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, सूर्य भेदी और उज्जाई और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास यदि करते हैं तो आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। यदि आपको बाई चांस हो भी जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपको वॉश हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। वुहान वायरस भी एक नॉर्मल वायरस, लेकिन उसका हवा इतना बना दिया है जिसके कारण से सारी चीजें हैं। मेरे कितने सारे जानने वालों को हुआ है, उन्होंने कभी हॉस्पिटल भी नहीं गए, अपने आप को आइसोलेशन में लेकर के अपने फूड पे कंसंट्रेट किया और अपना थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह किया, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, अपना वो जो स्टीम वगैरह है वो लेते रहे, तो उससे ठीक हो जाता। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, अवेयर होने की जरूरत है, और जरूरत है अपनी इम्यून को बूस्ट करने का। और इम्यून को बूस्ट करने के लिए योग से अच्छी कोई चीज नहीं है। योग करें और आप वुहान वायरस जैसे असंख्य वायरसों से अपने आप को बचा सकते हैं, ना केवल वुहान।
आचार्य जी एक और बात बताइए, जिन लोगों को अभी हो चुका है, मतलब अभी वो पॉजिटिव हैं, तो क्या वो ये सारे प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी जी, जो जो अभी पॉजिटिव हैं उनके लिए तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जाई और भस्त्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंग्स क्लीन हो जाएंगे। लंग्स में जो हम्म। वायरस है उस वायरस को खत्म करने के लिए जो हीट जनरेट करते हैं, ये सारे हीट जनरेट करने वाले प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं। तो ये हीट जनरेट करने वाले प्राणायाम निश्चित रूप से उसको खत्म करेंगे, और ना केवल खत्म करेंगे, आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करेंगे। आपका रोग प्रतिरोधक जो तंत्र है, डिफेंस सिस्टम है, डब्ल्यूबीसी है, उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से यदि आपको प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगी, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। नहीं, जैसे बोला जाता है कि श्वास लेने में प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, तो क्या मतलब ये प्राणायाम कर पाएंगे, या जितना जिस लेवल तक प्रैक्टिस हो पाए उतना करें? देखो सबकी सामर्थ्य एक नहीं होती। कोई युवा है, हम्म। सामर्थ्यता अलग होगी, उसकी कैपेसिटी अलग है। कोई बुजुर्ग है, उसकी कैपेसिटी अलग है। जिसको योग का नहीं पता, उसकी कैपेसिटी बिल्कुल अलग मिलेगी। या जिसको और कई तरह की डिजीज है, उसकी कैपेसिटी और वीक मिलेगी। तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन पूरे दिन भर क्या काम करना, पूरे दिन भर आप कर सकते हैं इसको। जो नहीं कर सकते उन्होंने स्टीम ले लिया, स्टीम के माध्यम से डीप ब्रीदिंग करते रहे। डीप ब्रीदिंग तो हर व्यक्ति कर सकता है। और डीप ब्रीदिंग करेंगे तो पूरा अब्डोमिनल जो ब्रीदिंग करेंगे, तो पेट में जब श्वास जाएगा और वो नीचे वाले लंग्स के हिस्से को जब एक्टिवेट करेगा, तो डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा और आपका जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो निश्चित रूप से वो ठहर ठहर के कर सकते हैं, रुक के। जैसे कपाल भाती है, कपाल भाती कोई 5 मिनट लगातार नहीं कर सकता, 30 सेकंड कर सकता है, फिर 1 मिनट पे आ जाए। धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाना है, स्पीड नहीं करनी उसमें। हाँ, मतलब यथाशक्ति कर लें कि बहुत ज्यादा एकदम से ये नहीं कि एक दिन में ही ठीक होना है, धीरे धीरे हीलिंग होगी। तो अपना समय लें, दिन में कई बार छोटे छोटे सेशन, छोटे छोटे अंतराल में छोटा छोटा, हाँ, 5-10 मिनट कर लिया, फिर 5-10 मिनट कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके करें। छोटे सेशन आप ले सकते हैं उसमें, बिल्कुल निश्चित रूप से। और खान पान का जो एक हाँ, और चीज बताइए आचार्य जी, जो मैंने मतलब मैं पर्सनल बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है, कि जो ये आयुर्वेदिक काढ़े और ये तुलसी, ये सारी चीजें भी बेनिफिट करती हैं, क्या ये भी पी सकते हैं साथ में? बिल्कुल। ये तो देखो, आप देखिए, हल्दी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ा हम्म। हमारी हल्दी है। हल्दी है, जीरा है, तुलसी है, गिलोय है। ये सारी चीजें हमारी रसोई की चीजें हैं, और ये रसोई की चीजें इतना आपको आरोग्यता दे सकती हैं, इतना आपको स्वास्थ्य लाभ दे सकती हैं, जिसका आप अनुमान भी नहीं कर सकते। क्योंकि डेली रूटीन में यूज होता, तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें ज्यादा नहीं पता होती। लेकिन हल्दी, जीरा, तुलसी, गिलोय, ये जो चीजें हैं, ये आपको अदरक है, लहसुन है, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करते हैं। तो इन चीजों का आपको भरपूर सेवन करना है। ये श्रवण शर्मा जी कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पर रहने पर वह कैसे प्राणायाम करेगा? वेंटिलेटर पे तो नहीं होते, पॉजिटिव होते ही। पे तो बिल्कुल शरवण जी प्राणायाम नहीं हो सकता। और वहां एक चीज हो सकती है, लेकिन वो डॉक्टर अलाउ करें तो हो सकता है, वो स्वर विज्ञान है। स्वर साइंस जो है, यदि राइट नोस्ट्रल एक्टिव है। देखिए, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है जब आप किसी को भी वेंटिलेटर पे लेके जाते हैं। तो बीपी काम नहीं कर रहा होता है, तो उसकी बीपी की डोज होती है। फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है, थर्ड डोज है। और 3 डोज से ऊपर नहीं होता, मतलब 3 तरह की दवाइयां होती हैं, और थर्ड की वो लास्ट हाईएस्ट स्टेज तक होती है। क्योंकि उसको इस तरह की प्रॉब्लम है, बीपी नहीं उठ रहा, तभी उसको वेंटिलेटर पे लेके जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, स्वर विज्ञान क्या कहता है, लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल जो होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। ये यदि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, साइंस वाले कई लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखें डॉक्टर, तो बड़ा बेनिफिट इसको हो सकता है। लेफ्ट नोस्ट्रल चलेगी तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे रहेगा, राइट एक्टिव रहेगी तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनका राइट नोस्ट्रल ज्यादा एक्टिव रहता है। और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनका लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव रहता है। जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर लो है, तो आप राइट नोस्ट्रल को एक्टिव कर लीजिए, लेकिन लेफ्ट को बंद करके राइट को चला दीजिए, तुरंत आपका ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाएगा। यदि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक कर दीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रल को एक्टिव कर दीजिए, तुरंत आपका ब्लड प्रेशर लो आ जाएगा। इन केस ऑफ वुहान वायरस, और जो इन केस ऑफ वेंटिलेटर, आपको यू शुड एक्टिव योर राइट नोस्ट्रल। यदि आप अपनी राइट नोस्ट्रल को एक्टिव करते हैं, तो आप कहेंगे कि वेंटिलेटर पे कैसे बंदा करेगा। उसका एक बहुत आसान तरीका है। लेफ्ट नोस्ट्रल में जो कॉटन होता है, कॉटन को गोल कोट बना करके लेफ्ट नोस्ट्रल में डाल दीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रल ब्लॉक हो जाएगा। और ऐसा ही एक कॉटन का गोला बना करके लेफ्ट ईयर में आप डाल दीजिए, तो लेफ्ट ईयर और लेफ्ट नोस्ट्रल दोनों बंद हो जाएंगे, तो अपने आप राइट एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही राइट एक्टिव होगा, उसका
जो ब्लड प्रेशर है वो अप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो दवाइयां हैं वो दवाइयां कम करते करते उनको हटा दिया जाएगा, और वेंटिलेटर भी इस प्रकार से हट सकता है। ये एक बहुत ही साइंटिफिक मैंने बात बताई है, जिसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए और जिसको काम करना चाहिए हमारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर को। हाँ, अभी कमेंट में भी किसी ने बोला है कि इस चीज़ के ऊपर रिसर्च होना चाहिए। उन्होंने भी 1-2 रेफ़रेंस दिए हुए हैं कि सौर विज्ञान बहुत अच्छी साइंस है, इसके ऊपर रिसर्च और भी होनी चाहिए। तो अनुलोम-विलोम में भी जैसे हम नाड़ी शोधन में भी हम प्रयोग करते हैं, तो यही सौर विज्ञान ही यही नाड़ी वाला ये सिस्टम हम बेनिफिट करता है आचार्य जी मेरे ख्याल से, है ना? नाड़ी शुद्धि में वही तो है सब। हाँ, हाँ। अपने नाड़ियों को बैलेंस करना, योग क्या है? बैलेंस ही तो है, इक्वलिटी को डेवलप करना है, एक्सट्रीम लेवल को हमें छोड़ना है और बैलेंस में हमें आना। थॉट प्रोसेस हो, वेट हो, हार्ट बीट हो, ब्लड प्रेशर हो, सबको बैलेंस में ही रखना है। विचारों को, खुशी को, गम को, सबको बैलेंस में लेके आना है, वही योग है। और मैंने ये देखा है कि मतलब मैंने और आचार्य जी ने तो हमने बिल्कुल लाइव प्रयोग किए हैं अपने जीवन में कि अगर थॉट प्रोसेस को आप चेंज कर लेते हैं, तो अंदर वो केमिकल बनने शुरू हो जाते हैं, वो इम्यून सिस्टम अपने आप हाई होना शुरू होता है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप अभी सोचना शुरू कर दो। अभी आपको कोई आके कह जाए कि अभी आप बीमार लग रहे हो, आज बुखार है, क्या तबीयत खराब है, कमजोर हो गए, तो मतलब क्या होगा कि आप सच में शाम तक बीमार महसूस करोगे, मेडिसिन खानी पड़ेगी आपको, अगर आपने उस चीज को दिल पे ले लिया तो। और अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो वो हार्मोन्स वो सारे एक्टिव रहेंगे, वो सारे बॉडी इम्यून सिस्टम सारा जो मन से चलता है। योग में हमारे 75% मनोमय कोष बोला गया है, जो आपका सबकॉन्शियस, और मनोमय कोष में भी 75% सबकॉन्शियस माइंड है। अच्छा, यानी आप अंदर से जो हाँ जी, इसमें एक स्टोरी बताना चाहता हूँ छोटी सी। हाँ जी, बताइए, आई थी बहुत पहले कि बताइए। एक व्यक्ति के ऊपर रिसर्च करना चाहा, तो 10-12 लोगों ने मिलकर वो रिसर्च किया कि का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। तो उसको देखने के लिए उसकी पत्नी को पहले विश्वास में लिया गया, दूध वाले को विश्वास में लिया गया, अखबार वाले को विश्वास में लिया गया, पार्क वालों को लिया गया, ऑफिस वालों को विश्वास में लिया गया, और ड्राइवर को विश्वास में लिया गया। वो ऑफिस में जाते थे, अच्छे बड़े अधिकारी थे। तो जैसे वो सुबह उठे तो उठकर वो, उनका डेली का काम था कि मॉर्निंग वॉक पे जाते थे और बिल्कुल फिट थे। जैसे उठ के वो, उसकी पत्नी ने उनको पानी वानी दिया और फ्रेश होकर निकले, तो पत्नी ने कहा, क्या बात, आज तबीयत मुझे आपकी ढीली लग रही है? तो उसने कहा, नहीं मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। कि अच्छी नींद नहीं आई क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नींद आई। चलो ठीक है। तो वो घूमने चला जाता है उसको कह के। जैसे बाहर अखबार वाला मिलता है तो कहता, नमस्कार सर, नमस्कार। कहता कि आज आपकी तबीयत कुछ ढीली लग रही है मुझे। तो कह रहा, नहीं मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, अच्छे से नींद आई है और मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद वो दूध वाले से जब टकराता है, तो दूध वाला जब उसको राम राम करता है और कहता है कि मुझे आपकी तबीयत कुछ ढीली लग रही है सर आज। तो कह रहा, नींद कुछ कम आई होगी, बाकी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसको पत्नी ने भी कहा, अखबार वाले ने भी कहा, दूध वाला भी यही कह रहा है। अब उसको नहीं पता ना, सब मिले हुए हैं आपस में। उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे चला जाता है, पार्क में जो अपने दोस्तों से मिलता है। तो उसके एक दोस्त ने कहा कि क्या बात, आज तो बड़े ढीले लग रहे हो। तो उसने कहा, हाँ नींद अच्छे से नहीं आई, इसलिए थोड़ा सा मैं ढीला हूँ। तो उसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही वो वापस आया, वापस आते ही तो कहा कि पत्नी को कि मेरा खाना पैक कर दो और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ढीली है, तो आज ऑफिस ना जाए तो ठीक है। यदि वो कह रहे, नहीं नहीं, नींद ही अच्छे से नहीं आई, बाकी मैं ठीक हूँ, और हल्का सा मुझे लग रहा है स्टिफनेस, बाकी हो जाएगा ठीक। तो जैसे वो टिफिन लेकर के उसमें ऑफिस के लिए गाड़ी में निकलता है, तो ड्राइवर कहता है कि सर आज तो आप ढीले लग रहे हो, कुछ तबीयत खराब है क्या? तो उसने कहा, हाँ थोड़ा सा रात को नींद नहीं आई, हेडेक हो गया था, और थोड़ा सा आज फ्रेश अच्छे से नहीं हुआ, और अच्छा सा माहौल नहीं लग रहा। अब ऑफिस जाता तो ऑफिस पे जो गेट कीपर था उसको भी सेट किया था पहले से। तो जब उसको सैल्यूट करता है तो कहता है कि सर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कि हाँ मैं सो नहीं पाया ढंग से, और मैं थका हुआ था, और अच्छे से आज कुछ नहीं हो पाया, इसलिए मैं थोड़ा सा तकलीफ है। सेक्रेटरी आती है, जो उसकी सेक्रेटरी होती है, वो कहती है कि गुड मॉर्निंग सर, आज आप ढीले लग रहे हैं, का तबीयत खराब है? कि हाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है, मेरे को फीवर है, और मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे से नींद नहीं आई और बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद एक कोलिग्स आया, उसने भी ऐसा ही कहा। आफ्टरनून तक उस बंदे का जो फीवर था वो 101, मतलब 101 बुखार उसको हो चुका था, क्योंकि सबने कहा। उसको वास्तव में बुखार हो गया, उसने छुट्टी ली और घर पे चला गया। तो पत्नी ने कहा, आप बीमार नहीं है? कह रहा, मैं बीमार हूं, मैं सुबह से लोग मुझे बीमार कह रहे हैं, तो मैं बीमार हूं। वास्तव में देखा गया, फिर सब लोगों को बुलाया गया, बताया गया कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपका मन का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है,
और ये रियल था, मतलब कोई ये कहानी नहीं बता रहा मैं, ये रियल इंसिडेंट है जो एक शोध किया गया कि हमारा मन का हमारे शरीर पे, हमारी कोशिकाओं पे, हमारे एटीट्यूड पे क्या फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था, अच्छे से नींद आई है, स्वस्थ है, डेली रूटीन से वॉक जाता है, योग करता है, और उस व्यक्ति को 10 लोगों ने, अलग अलग लोगों ने कहा कि आप आज बीमार लग रहे हैं, तो वास्तव में वो बीमार हो गया, वास्तव में उसको बुखार हो गया। ये मन का प्रभाव है जो आचार्य जी बता रहे थे। तो सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन ये कहानी मुझे लगा कि बता नहीं नहीं नहीं, बहुत जरूरी थी ये कहानी बतानी। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने हिप्नोसिस भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा और प्रैक्टिस भी किया हुआ है। आचार्य जी के ऊपर भी मैंने बहुत सारे हिप्नोसिस के प्रयोग किए हुए हैं। तो हिप्नोसिस में सारा यही होता था, सबसे सबसे पहले सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही होते। मैं कुछ भी नई चीज सीखता था तो सबसे पहले इनके ऊपर ही प्रैक्टिस करता था। रेकी प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी पंचकर्मा प्रैक्टिस करना है, तो ये सब्जेक्ट तैयार थे हमारे लिए। इनको लेटा के तुरंत कहीं इनको पास्ट लाइफ में लेके जाना है, तो आचार्य जी को इनकी पास्ट लाइफ भी पता है, आप सबको पता नहीं हो, बताया नहीं होगा इन्होंने। तो हिप्नोसिस में क्या है कि सारा सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना इस हद तक प्रोग्राम कर सकते हैं कि सोच नहीं सकते। मतलब आप ये समझ के देखो कि दूसरे देश के लोग किसी एक इंसान को माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा इतना मना लेते हैं, इस टाइप से प्रोग्राम करते थे कि वो अपना बम बांध के अपना मतलब कहीं और फटने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या नहीं किया जा सकता, सब कुछ किया जा सकता है। और मैंने एक दो और छोटे छोटे प्रयोग किए। मतलब हिप्नोसिस में क्या होता है कि आप अपना नाम तक भूल जाओ, भुला सकते हैं आपको, आपके माइंड से डिलीट की जा सकती है कोई भी चीज। तो ये कोरोना वायरस और पॉजिटिव थिंकिंग, ये तो बहुत छोटी चीज है, आप पॉजिटिव रहना शुरू करो। एक और क्वेश्चन आचार्य जी कि सर मेरी मदर को अभी कोरोना हुआ है, तो इस दौरान वो प्रिकॉशंस ले सकती हैं? लेना ही है चारू जी, लेने ही है प्रिकॉशंस तो उनको। बिल्कुल, उनको स्टीम वगैरह भी दिलवाइए, स्टीम वगैरह दीजिए, और उनको प्राणायाम के लिए प्रेरित करिए, और उनको मोटिवेट करिए, उनसे संपर्क में रहिए, उनसे दूरी मत बनाइए। दूरी मतलब वो 2 गज की दूरी, वो तो है जरूरी, लेकिन उनसे वैसे वाली दूरी मत बनाइएगा, उनके साथ हमेशा, और उनको सारी चीजें बताइएगा, और उनसे प्राणायाम वगैरह करवाइएगा, उनको टेक्निक बताइएगा, और पॉजिटिव चीजें उनको बताइए, सारी चीजें सुनाइए उनको, और उनके खाने में परिवर्तन करिए, हल्दी वगैरह और ये अदरक वगैरह, तुलसी वगैरह, गिलोय वगैरह, इन चीजों को शुरू करिए, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी, किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है आपको। रेखा जी कह रही कि योर थॉट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल योर हॉर्मोन्स। बिल्कुल जी, हॉर्मोन्स विचारों से सीधा सीधा संबंध है हॉर्मोन्स का। और हॉर्मोन्स के ऊपर अभी सारे रिसर्च नहीं हुए हैं। मतलब कुछ हॉर्मोन्स का हमें पता है, उनके फंक्शनिंग का पता है, लेकिन पूरा नहीं पता है अभी इस चीज के ऊपर स्टडी चली हुई है। बहुत सारे लोग जो 7 चक्रास हैं हमारे, उनको हार्मोन यानी एंडोक्राइन सिस्टम जो ग्लैंड्स हैं उनसे भी कोरिलेट करते हैं। एक मैंने कहीं पे किसी बुक में पढ़ा था, एक हार्मोन होता है डीएमटी हार्मोन, शायद वो पीनियल ग्लैंड में बनता है। तो जितने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं आउट ऑफ बॉडी, जो हमारे बुक्स में लिखे हुए हैं जो एक्सपीरियंसेस, वो सारे हार्मोन का जिम्मेदार वो डीएमटी हार्मोन, मतलब उन सारे एक्सपीरियंसेस का जिम्मेदार डीएमटी हार्मोन है। तो हार्मोन्स के ऊपर अभी काम होना बाकी है। बाकी सीधा सीधा आपके माइंड से, आपके डायरेक्ट मनोमय कोष से वो कनेक्टेड है। जी, एक युगेन जी हैं हमारी स्टूडेंट, उनका मैसेज है, कोई बुक पूछ रही है आपसे, सजेस्ट योर बुक हिप्नोसिस आई हैव बीन डूइंग, तो उनको कोई बुक सजेस्ट आप करिए। योगेन जी, बुक पढ़ के हिप्नोसिस नहीं आएगा। हिप्नोसिस पे बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसको आप कोई कोर्स आप कर लें, कोई 1-2, ज्यादा लंबा नहीं होता, 2-4 दिन का ही कोर्स होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा आपको। एक सिस्टम समझ में, वो तो किसी वीडियो में मैं भी समझा दूंगा कैसे माइंड को प्रोग्राम करते हैं हम। लेकिन हिप्नोसिस को थोड़ा सा गलत तरीके से देखा जाता है कि हिप्नोसिस को वो हिप्नोटाइज वाला हिप्नोसिस देखा जाता है कि किसी की आंखों में उसको कंट्रोल, माइंड कंट्रोल वाली चीज वो नहीं होती। वो होती होगी तो कहीं वो योग की सिद्ध अवस्था में जाके वो चीज उपलब्ध होती होगी, वो सिद्धि होती होगी कि आप किसी को अपनी बात मनवा सको। लेकिन हिप्नोसिस एक हिप्नोथेरेपी की तरह आप यूज कर सकते हो, किसी को ट्रॉमा से निकालने के लिए, स्ट्रेस डिप्रेशन से निकालने के लिए, माइंड से कोई नेगेटिव थॉट है, कोई बार बार बहुत हावी हो गया, तो एक थेरेपी की तरह हम यूज कर सकते हैं। और उसके कोर्सेज आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मैं सलाह ये देता हूँ कि ऑनलाइन कोर्स आप करें,
क्योंकि मैंने भी गलती यही की थी। मैंने क्या किया था कि हिप्नोसिस पे बुक, आचार्य जी तो हमेशा वैदिक संस्कृति को मानने वाले रहे हैं, लेकिन मैं थोड़े से उल्टे पंगे भी साथ साथ में मेरे चलते रहते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने हिप्नोसिस पे बुक पढ़ ली जो आप जिस टाइप से पूछ रहे हैं, और मैंने त्राटक का अभ्यास शुरू कर दिया। मैंने आधे घंटे तक 30 मिनट तक त्राटक को साधना शुरू कर दिया। बिल्कुल अंधेरे में पूरी बैठा रहता था बिल्कुल, लेकिन उससे वो चीज नहीं अचीव होती जो हम सोचते हैं। तो हिप्नोथेरेपी अगर आपको सीखनी तो मैं मानता हूं कि उसका ना तो कोई इसकी पर्टिकुलर कोई बुक है अच्छी। हिप्नोसिस की हिप्नोटिज्म की बुक आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। हिप्नोसिस की या हिप्नोथेरेपी की ढंग की नहीं मिलेगी। उसको आप प्रॉपर किसी से सीख ले, किसी एक्सपर्ट से। आप ऑनलाइन कोर्स करेंगे तो दिल्ली में भी बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। उसके बाद फिर प्रैक्टिस की बात, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर आपकी पकड़ आएगी। उसमें मेन इंस्ट्रक्शन, जैसे हम योग निद्रा करते हैं योग में, ऐसे इंस्ट्रक्शन से उस हिप्नोटाइज किया जाता है। अलग अलग मेथड है, जितने एक्सपर्ट होते जाओगे उतना आप माइंड को प्रोग्राम कर पाओगे। हाँ जी, कि आप एक सेशन जरूर लीजिए। हमारे सब स्टूडेंट के जो मैसेज में देख रहा हूँ, वो सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक सेशन हमारा लिया जाए, तो कैसे नेगेटिव थॉट को हम बाहर निकाल सकते हैं, पॉजिटिव थॉट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई में अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हैं, किस प्रकार से कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। सारे स्टूडेंट का इसका प्रकार से पूछ रहा है। तो आप एक छोटा प्रैक्टिकल सेशन आप अपने चैनल पे लेके आइए। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जितने साथी योग परिवार के हैं, तो आचार्य हरदीप शिवाज जी के फिट योगी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई चीज लेकर के आते हैं जो मेरे पास आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन में भी विश्वास रखते हैं, किस प्रकार से चीजों को, नई चीजों को लेकर। मैं केवल पौराणिक विचारों वाला टेक्स्ट वाला हूँ। मैं ठेठ के, जिसको कहते हैं ना, ठेठ देसी आदमी हूँ। तो मैं टेक्स्ट पे ही काम करता हूँ, लेकिन आचार्य जी बहुत सारी नई चीजों पे काम करते हैं, जो बहुत सारी थेरेपी है, बहुत सारी टेक्निक है, इनका जो आपका रिलैक्सेशन की टेक्निक है, आपका योग निद्रा का प्रोग्राम है, या हिप्नोसिस का प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो ये लेकर के आते हैं। तो आप इनके चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब मेरा तो आपको पता है 9:15 आता हूँ, लेकिन आचार्य जी का अलग अलग टाइम है, तो ये लाइव भी आते हैं, तो लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज एक नया टीचर और आप ले लीजिए। मैं रिकमेंड करता हूँ और स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आचार्य हरदीप जी को। और मैं जब भी कोई मुझसे पूछता है कि कोई बेहतर टीचर आप बताइए, तो मैं कहता हूँ कि हरदीप जी मुझसे बेहतर टीचर हैं और बहुत ही पैशनेट हैं योग को लेकर के। और इनका सिखाने का, सीखने का और जो जज्बा इनके अंदर है, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। वैसे मेरे साथी हैं, लेकिन मैं इनको बहुत रिकमेंड करता हूँ। केवल साथी के तौर पे रिकमेंड नहीं करता, साथी तो और भी बहुत है मेरे। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ एमए किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ और पढ़ाई की है, पीएचडी की है, लेकिन मैं सबको रिकमेंड नहीं करता। इनको स्ट्रांगली रिकमेंड इनके चैनल पे आके भी कर रहा हूँ, और विदाउट इनके चैनल पे आए मैं अपने चैनल पे भी इनको रिकमेंड करता हूँ, पर्सनली भी रिकमेंड करता हूँ। बहुत सारे मुझसे मैसेज करके पूछते हैं, तो मैं इनके चैनल का लिंक भेजता हूँ। कभी मैं जो धर्मवीर सलोनी जी है उनके चैनल का लिंक भेजता हूँ, कभी मोक्षा जी का लिंक भेजता हूँ, कभी प्रशांत जी का लिंक भेजता हूँ, कभी धीरज जोशी जी का लिंक भेजता हूँ। मैं इन सबको मानता हूँ कि ये अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और इनसे हमें सीखना चाहिए और सीखने को मिलता है। तो मेरा तो ये सानिध्य, मेरा तो सारा फ्रेंड सर्कल है, मुझे अच्छा लगता है। तो आप भी इनको यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले समय में कि आपको बताना नहीं पड़ेगा, फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपको जो कंसंट्रेशन बढ़ा पाए, आपके इम्यून को बूस्ट कर पाए, आपको नई नई टेक्निक सिखाएं, आपको टीचिंग मेथड आपको सिखाएं, इस तरह की जो आपकी ज्ञान की चीजें बढ़ाने वाली जो चीज है। और वेरियस फील्ड में, मतलब एक ही नहीं, मैं तो टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, नेट हो जाएगा, क्यूसीआई हो जाएगा, प्रोफेसर बन जाएंगे आप, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आना चाहिए और प्रैक्टिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। उसके लिए जरूरी है बेहतर योग शिक्षक से आपको सारी चीज सीखना। तो वो आप आचार्य हरदीप जी से सीख सकते हैं, जो मैं बहुत समय की अनुपलब्धता के कारण भी मैं आपको नहीं सिखा पाता। तो आचार्य हरदीप जी के जो फिट योगी जो चैनल, जिसपे आज हम लाइव चल रहे हैं, तो हमारे करीब 110 साथी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, और आपके जितने भी जानने वाले हैं उनको भी भेज करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करें। इनको ज्यादा प्रेशराइज किया जा सके, इनको ज्यादा मैसेज डाल के कि इस पे अपनी रिक्वेस्टें भेजें। ये ना चैनल पे आए तो मुझे आप बताएं, फिर मैं इनको लेके
मैं इनको नहीं, कहूँगा आपको आना है। ऐसा कभी, हाँ हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा सौम्य जी, आचार्य जी, तो कैसा। वैसे भी ये बहुत पैशनेट हैं, यदि किसी की इंक्वायरी होती है तो उस पर बहुत काम करते हैं, ये मैंने शुरू से देखा है। और नहीं भी आएंगे तो फिर हम हैं, हम कहेंगे भाई आना पड़ेगा आपको, तो हम खींच के लेके आएंगे, जैसे कुर्ता पकड़ के खींच के लेके आते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उनको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इनके चैनल को लाइक भी करें, ताकि इनके चैनल का भी अपना एक स्टैंड बने, और जिससे कि आने वाले समय में असंख्य विद्यार्थियों को, असंख्य लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव किया जा सके, मतलब थॉट के मामले में, नॉट कोरोना वायरस के मामले में, कि आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव किया जाए। आप जब चंचल हैं, आपकी प्रवृत्ति चंचल है, उसको कंसंट्रेट किया जा सके। तो इस तरह की चीजों के लिए हमें अच्छे लोगों को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। हमेशा कहा है, आर्य समाज के 9वां नियम कहता है कि व्यक्ति को केवल अपनी उन्नति में संतुष्ट न रखे, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और सब जो वेल सेटल्ड हैं, अच्छे ह्यूमन बींग हैं, उनके साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, विद्वानों के साथ हमें प्रसन्नता रखनी चाहिए, तो उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और उपेक्षा किससे करनी है? हमें उपेक्षा करनी है जो पापी, क्रिमिनल और जो दुष्ट लोग हैं, जो अधार्मिक लोग हैं, उनके साथ। तो इसलिए आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इनको बार बार इनसे पूछें चीजें, बहुत सारी चीजें पूछे, बताएंगे सर जी। एक अच्छा क्वेश्चन आया आचार्य जी, पूछ रहे हैं कि मैं पढ़ आचार्य जी चुका, की। हाँ मैं इसको पढ़ चुका और इग्नोर भी कर चुका मैं इनको क्योंकि अभी पीछे पड़ लोग है, ये हमारा स्टूडेंट, तो अब ओके ये ओके। कह रहा है कि जानना है, तो मैंने इसमें देख के हंस के इग्नोर कर दिया था। तो अभी क्योंकि उसको बताने लगेगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा, आलोक मैं तुम्हें पर्सनल बता दूंगा कभी, आप इनसे पर्सनल चिंता मत। पूछ लेना। ये बता देता हूँ, ये कहीं उत्तराखंड की साइड ही थे, और बाकी इनको याद होगा, हमने लिखी भी थी शायद इनकी पूरी लाइफ स्टोरी एक बार, जब हमने सेशन किया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हिप्नोसिस सेम है, हिप्नोसिस अलग चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ठीक है पॉजिटिव। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी बहुत सारे प्रयोग किए, किसी दिन हम थोड़ा सा ये माइंड गेम वाला सारा सिस्टम एक अलग से क्लास रखेंगे। हिप्नोसिस और मेडिटेशन एक नहीं है, किसी ने लिखा हुआ है, हिप्नोसिस और मेडिटेशन एक नहीं है। हिप्नोसिस में हम तंद्रा में होते हैं, मेडिटेशन में हम अंदर से जागे हुए होते हैं, थोड़ा सा फर्क है। मतलब हिप्नोसिस में तो हम एक टाइप से, हमें पता नहीं होता इतना ज्यादा, जब डीप हिप्नोसिस में होते हैं, और मेडिटेशन में हमें सब कॉन्शियस रहते हैं, होशपूर्ण रहते हैं, जागे जागे सारे एक्सपीरियंस हम करते हैं, थोड़ा सा फर्क है। बाकी योग निद्रा वाला प्रोसेस आप बोल सकते हैं हिप्नोसिस का। हमारे साथ मनोज शिवाजी जी भी जुड़े हैं, वन ऑफ द मोस्ट, वो कहते हैं उसको, ऑनेस्ट पुलिसमैन हमारे साथी हैं, जिसको मैं बोलता भी हूँ, रिकमेंड भी किया है। तो मनोज शिवाजी जी हमारे योग टीम के मेंबर रहे हैं, महम कॉलेज से ही हमारे साथ। और मैंने जब सिलेक्शन किया, योग टीम हम बना रहे थे महम कॉलेज में, तो मैं कैप्टन था योग टीम का। तो और फिर सरपंची वाली फीलिंग आती ना, प्रधानी वाली, वो मेरे अंदर थी कि मैंने टीम बनानी है। तो नई नई प्रधानी मिली थी, तो मैंने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया था कि यहाँ पे, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि जिन जिन को योग टीम में शामिल होना है वो पीपल के नीचे मिले मुझे। मतलब वो मेरा ठिकाना था बैठने, तो कोई ऑफिशियल नहीं था, पास में ऑफिस था वो एक्चुअल में ऑफिस ही था वो। ओपन ओपन ऑफिस था वो। तो वहां पे मैंने लगाया, तो ये 12 बजे के आसपास का टाइम था, 1 बजे का। तो ये और मनोज शिवाजी जी हमारे पास आए कि भाई साहब हमें योग टीम में शामिल होना है। मैंने कहा भी कहाँ से हो, क्या किया है पहले योग में? किया तो कुछ नहीं, लेकिन इच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी ट्रायल लेता हूँ। तो मैंने कुछ आसन करवाए हरदीप जी से भी, उनसे भी, तो कर दिए। तो एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगा मनोज जी का। तो मनोज जी लंबे तगड़े तो हैं ही, 6 फुट से भी लंबे हैं, और पूरे बॉडी बिल्डर सिंघम पुलिस वाले हैं हमारे, और भिवानी में हैं अभी। तो इनका जब मैं ट्रायल ले रहा था, तो मैंने कहा भी चक्रासन आप करके दिखा दीजिए। तो जैसे ही मनोज चक्रासन करे और धड़ाम से गिर जाए, और ऊपर से कमर ऐसे लगे फट। मैंने कहा भी ये तो बड़ा जबरदस्त। मैंने कहा यार आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दे। नहीं नहीं भाई साहब, आप मुझे ले लीजिए, मैं कर दूंगा। मैंने कहा भाई, फिर हरदीप ने भी कहा कि जी इनको भी ले लीजिए, हम एक ही गांव से हैं, और ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो आप कुछ करके दिखाना। तो लेकिन रेगुलर आए, और रेगुलर आकर के चक्रासन को इतनी बेहतर तरीके से किया, सबसे अच्छा चक्रासन इनका था। और इनकी जो डेडिकेशन मैंने देखी, स्टिफनेस थी बॉडी में काफी, लेकिन प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करके, और बहुत जबरदस्त तरीके का इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। और तो आज वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम तीनों एक ही साथ पढ़े,
शायद जूनियर थे 1 साल हमसे, मनोज। हाँ, नहीं अपने साथ ही थे, साथ ही थे। अपने साथ ही थे। इसलिए राम भी मैंने कभी क्लास तो लगाई नहीं, सरपंच पे घूमता रहता था मैं। सौम्य जी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी मुझे थोड़ा सा काम का लगा और आपके एक्सपीरियंस का भी अच्छा क्वेश्चन है। शीर्षासन के बारे में कितना लंबा करना चाहिए? जी जी, देखिए ये अच्छा सवाल है। शीर्षासन मिनिमम 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 30 सेकंड 1 मिनट से आप शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम 5 मिनट तक आप शीर्षासन कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद यदि आप शीर्षासन करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके जो है माइंड की तरफ है, और वहां यदि ज्यादा रहेगा तो थक्का भी जम सकता है आपका। तो इसलिए शीर्षासन कभी भी 5 मिनट से 7 मिनट से ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए। और यदि 5-7 मिनट से ज्यादा आप करते हैं तो आपको उसका जो काउंटर पोज है, ताड़ासन है या आप वृक्षासन आप कर रहे हैं, उनका अभ्यास करते हुए, और डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का धूम्रपान, किसी भी प्रकार का मदिरापान, किसी भी प्रकार का तला भुना, किसी भी प्रकार का आपका मसाला, किसी भी प्रकार का तीखा आपको भोजन नहीं करना। भोजन बहुत सात्विक होना चाहिए उस समय पे आपका। देखिए, एक यदि मेरी जैकेट है, इसके ऊपर कोई दाग लगे तो दिखेगा नहीं क्योंकि ये ब्लैक है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे शर्ट पे दाग लगेगा व्हाइट पे, तो ये दिखेगा। जब आप शीर्षासन कर रहे हैं या कोई भी और बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस कर रहे हैं, कोई षटकर्म कर रहे हैं, तो वो बॉडी आपकी क्लीन हो जाती है बिल्कुल। और उसके ऊपर कुछ गंदा आप खाना खाते हैं, आहार विचार करते हैं, कोई स्मोकिंग करते हैं, कोई ड्रिंकिंग करता है, कोई तला भुना ज्यादा खाता है, तो इस पे जो दाग लगेगा वो जाएगा नहीं, ठीक है। तो इस दाग को बहुत नुकसान होगा जब मतलब आप बॉडी क्लीन है। तो इसलिए आपको उस समय पे विशेष ध्यान रखना है। तो मेरा जो विचार है, मेरा जो ओपिनियन है एज ए एक्सपर्ट, 5 से 7 मिनट से ज्यादा शीर्षासन की का अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। एक बार तो ये मेरे चैनल से रिलेटेड आ रही है, इनको मतलब शिकायत ही बोलूंगा मैं इसको, कि नोटिफिकेशन मतलब नहीं आती। अगर देखता हूँ मैं, अगर चैनल में कोई सेटिंग हुई तो उसको मैं ऑन करता हूँ, और कई बार नोटिफिकेशन ना आने का कारण ये भी हो सकता है कि आपने जो यूट्यूब चलाया वो रिस्ट्रिक्टेड मोड पे होता है। कई बार होता है ना, बच्चों के लिए हम रिस्ट्रिक्टेड मोड लगा देते हैं यूट्यूब में, अगर वो ऑन होगा तो फिर नोटिफिकेशन उसमें नहीं आती। आप एक बार चेक कर लेना, और मेरी तरफ से अगर कोई सेटिंग होगी तो मैं चेंज कर दूंगा। आचार्य जी, एक मतलब ये बताइए कि अगर कोई आधा घंटा 30 मिनट तक शीर्षासन करे तो? देखिए, आधे घंटे तक करे, मैं खुद इसमें हूँ, मैं 40-40 मिनट तक शीर्षासन किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 30 मिनट 40 मिनट आप शीर्षासन करेंगे तो उस समय पे मेरा आचार्य जी देखिए बहुत सात्विक आहार और सारी चीजें मेरी बिल्कुल, हाँ, आहार विहार बहुत अच्छा था। मेरी जबरदस्त थी, और मेरे बाल भी सारे काले हो गए थे। और ये नहीं कि 30 मिनट करने से हुए थे, वो कंटिन्यूटी के साथ करने से हुए थे। तो मैं तो दोपहर में भी जाके कर लेता था, और मुझे तो एक ही धुन थी, और पूरा फिर मैं प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ करता था। तो लेकिन मुझे लगता नहीं कि 30 मिनट जरूरी है। कहते हैं ना, एज पर योर नीड एंड कैपेसिटी। आपकी नीड क्या है और कैपेसिटी क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं। आपकी नीड यदि 10 मिनट की है, 5 मिनट की है, 7 मिनट की है, तो आप उसको करें। और कैपेसिटी आपकी थोड़ी है तो उसको कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। बट यदि आपकी जो नीड है वो 5 से 7 मिनट है, तो 30 मिनट किस लिए हमें करना है? उस समय पे और एक्टिविटी की जा सकती है, उस समय पे प्राणायाम किया जा सकता है, उस समय पे ध्यान किया जा सकता है, उस समय पे स्वाध्याय किया जा सकता है, उस समय पे किसी को टीच किया जा सकता है, उस समय पे कोई और व्यायाम हमें किया जा सकता है। तो एज पर यूर नीड एंड कैपेसिटी के सिद्धांत को लेके चलना है। यदि कोई विशेष व्याधि है, विशेष कोई आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन योग्य गुरु के निर्देशन में, प्रॉपर योग्य गुरु के निर्देशन में, आहार विहार का पूरा ध्यान रखते हुए आप उसको बढ़ा सकते हैं। एक और चीज, जैसे शीर्षासन में हम क्या करते हैं कि ग्रेविटी की तरफ मतलब अपोजिट हो जाती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ब्रेन की तरफ हो जाता है। आप एक नेचुरल प्रोसेस में भी आप एक ऑब्जर्व करेंगे एक बात को, कि जिस जानवर का सिर जमीन के जितना नजदीक होता है उसमें बुद्धि का अभाव मिलता है। जितना मतलब जानवरों में भी आप देखेंगे तो जितना सिर ऊपर, इंसान का सिर सबसे ऊपर है तो सबसे बुद्धिमान है। तो इसलिए थोड़ी बहुत देर के लिए आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे ना समझे कि इससे एक दिन में ही बाल काले हो जाएं, एक दिन में चेहरे पे चमक आ जाए, उस चक्कर में ना करें। उससे अच्छा आप अपना सर्वांग आसन या कोई और अल्टरनेट कर ले, अगर थोड़ा ज्यादा देर तक करना है तो। शीर्षासन में, और शीर्षासन में एक और चीज मैंने देखी है कि लोग सारा वेट अपनी गर्दन पे डाल देते हैं। गर्दन पे वेट नहीं डालने की जरूरत, नेक पे वेट नहीं डालना, आपको अपनी कोहनियों पे वेट डालना होता है। और नेक थोड़ा बहुत वेट आएगा, लेकिन ज्यादातर वेट आपका कोहनियों पे और अपने शोल्डर्स के ऊपर ही रहेगा।
हम क्या करते हैं, या तो दीवार के साथ मैंने देखा जो प्रैक्टिशनर है वो बिल्कुल पूरा वेट सिर के ऊपर गर्दन को बिल्कुल तोड़ने को हो जाते हैं। उससे अच्छा आप सर्वांग आसन करें या कोई और अल्टरनेट माउंटेन यानी पर्वत आसन में भी सिर आपका नीचे हो जाता है, उसमें भी आपको वही बेनिफिट मिलेगा। उसको थोड़ा ज्यादा देर तक आप कर लें। तो इसलिए ज्यादा के चक्कर में ना पड़े और ज्यादा एडवांस पोजेज के चक्कर में ना पड़े। अभी मैं एक जी महेंद्र राजगुरु जी है, उनका एक मैसेज है कि 60 प्लस शीर्षासन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो 60 प्लस में मैं कहूंगा कि आपको अवॉइड करना चाहिए। सर्वांगासन और विपरीत करनी मुद्रा का आपको अभ्यास राजगुरु महेंद्र जी आपको करना चाहिए। मैं तो अपने स्टूडेंट्स मेरे कई बार पूछते हैं कि सर शीर्षासन सिखा दो, तो मैं कहता हूँ कि सिर के बल खड़े होने की बजाय अपने पैरों पे ठीक तरीके से कैसे खड़ा हुआ जाए वो सीख लो। वो ज्यादा काम की चीज है। सिर के बल कब खड़ा होना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है। तो उसकी जगह आप सर्वांग आसन या पर्वत आसन या और कोई भी थोड़ा सा मतलब जिसमें ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ हो जाए वो काफी है। तो इसे जबरदस्ती ना करें। जो योग के फील्ड में है, कोई कंपटीशन करते हैं, कोई उनकी तो जरूरत है, वो कर ले, वो सीख ले, वो अपनी स्किल को बढ़ाए, वो उनको मना नहीं करता। लेकिन जो रेगुलर प्रैक्टिस, जो अपने सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए सोमवीर जी भी और मैं भी हमेशा से एडवांस पोजेज के खिलाफ ही रहे कि एडवांस पोजेज ज्यादा क्यों तोड़ना। एडवांस पोज करना एक मजबूरी है कि एक पॉइंट पे आके आपको स्ट्रेच फील होना बंद हो गया, उसके बाद आपको थोड़ा सा और करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास के साथ। और हम क्या करते हैं, हम शुरुआत ही एडवांस पोजीज से करते हैं। हमें बिगिनर लेवल से शुरू करना चाहिए, लगातार अभ्यास के साथ धीरे धीरे जब ये हो जाए कि एक पॉइंट पे आप स्थिर हो गए, आप सुखपूर्वक होल्ड कर पा रहे हैं, थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाओ। फिर धीरे धीरे करके लंबा अभ्यास, सालों साल बाद वो जो एडवांस पोजेज हम देखते हैं, जो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे जो हम एडवांस पोजेज की, वो सालों लगे होते हैं उसमें, और हम पहले दिन ही उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर उसमें इंजरी होगी, चोट लगेगी, उसका नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। हाँ जी आचार्य जी। जी, अभी कोई और आपका सवाल है? जी, सर्वांगासन करना चाहिए, बहुत लोगों ने कहा है, बिल्कुल। और अभी आपका कोई सवाल है, देखिए। और हाँ, सभी को आज एक बात मैं और कहना चाहूंगा। मुझे असंख्य मैसेज मिले हैं, और मैं रात को भी जब कल सोया, मतलब आपके यहाँ पे दिन था तब, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया है, हैप्पी टीचर डे का मैसेज मुझे डाला है, तरह तरह की अपनी फीलिंग्स मुझे जाहिर की हैं। उनके लिए हाथ जोड़कर उनका सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। और सबको रिप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत लोगों को रिप्लाई किया, लेकिन जब भी देखता हूँ 200 मैसेज, 300 मैसेज, अब वो जितने करके सोता हूँ फिर उतने बढ़ जाते हैं। तो सबको पर्सनली रिप्लाई करना मुझे संभव नहीं लग रहा, क्योंकि ये बियॉन्ड माई कैपेसिटी है। तो इसके लिए मेरी मजबूरी समझें कि जिनको पर्सनल रिप्लाई ना आए, तो वो कृपया करके मेरा यहाँ से अभिवादन स्वीकार करें। और मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ, और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने अच्छे वर्ड मेरे लिए लिखे हैं, इतनी खूबसूरत लाइनें मेरे लिए लिखी हैं, और मुझे विश किया है। और आप सबको परमात्मा जीवन में तरक्की दे, उन्नति दे, और आप सफल हो, सिद्ध हो, आपकी सारी चीजें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ये आज टीचर्स डे पे मेरा सबको मैसेज था। और आप बेहतरीन टीचर बने, और एक सर्वश्रेष्ठ टीचर आप बने, ऐसी मेरी शुभकामना है आप सभी को। तो ये एक बीच में मैसेज जरूरी था, और मैसेजों के बीच में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्यार, बहुत सारे लोगों का सम्मान मुझे आया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी का। और आप सबको पर्सनल रिप्लाई ना करने के लिए मैं माफी भी चाहूंगा। बहुत सारों को किया भी है, लेकिन बहुत सारों को कर नहीं पाऊंगा आगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतने सारे मैसेज आ जाएंगे। जी, एक और सवाल हिप्नोसिस के ऊपर आया, कह रहे हैं कि हिप्नोसिस का लाइफ में जीवन में क्या महत्व है। ये पूछा है अनुरुद्ध शर्मा जी ने। अनुरुद्ध जी, हिप्नोसिस मतलब हम बचपन से लेके मरते दम तक मतलब हम हिप्नोटाइज्ड ही हैं। हम अगर आप जो हिंदू मुस्लिम लड़ पड़ते हैं वो हिप्नोसिस ही है। कोई मार्केटिंग करके आपको कुछ बेच जाता है वो हिप्नोसिस ही है। हम एक कल्चर में अपने आप को ढालते हैं वो सब हिप्नोसिस ही है। जो प्रोग्रामिंग है वो सारी हिप्नोसिस ही है। वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो स्कूल में की जा रही है वो भी हिप्नोसिस है। कोई पॉजिटिव तरीके से यूज की जाती है, कोई नेगेटिव तरीके से। हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब एक कल परसों ही मैंने एक जगह एक बुक में पढ़ा था कि सिर्फ इंसान का जो बच्चा है उसको सारी उम्र सीखना होता है, बाकी सब सारे जीव जंतु सीखे सिखाए पैदा होते हैं। तो हम सारी उम्र जो लर्निंग प्रोसेस है वो सारा हिप्नोसिस के थ्रू ही है। कोई बुक्स पढ़ते हैं, बार बार रिपीटेशन जितनी भी होती है वो सब हमारे ब्रेन को जो प्रोग्राम करने के तरीके वो सारे हिप्नोसिस ही हैं।
एक अच्छा क्वेश्चन लेना चाहूंगा आचार्य जी, इसको और इग्नोर नहीं करने दूंगा मैं, जी और ये बताइए। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। हाँ। ये जो आप कह रहे हैं, सबकी साजिश को मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, और ये मेरे भाई का मैसेज है, बड़े भाई का। तो उन्होंने कहा सभी भाई और बहनों से अनुरोध है कि आचार्य सोमवीर की शादी कराओ। ये है जी, मैं आपको बता देता हूँ जो हाईलाइट किया इन्होंने मुझे। और आलोक कुमार पटवा ने रिप्लाई भी कर दिया, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया था मैसेज को, लेकिन आपने इग्नोर नहीं करने दिया। कह रहे हैं कुणाल जी, गुरुदेव श्री की शादी कराकर हम सबसे दूर कराने का दुष्कर कार्य न करें। देखिए अब मना कर रहे, मैं कैसे कर सकता हूँ शादी, बताइए। तो और हमारे साथ एक शादी का तो अच्छा विषय है, और वो कोई राइट क्लिक होगा तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो जिसको मैं अपने आप को परेशान करने का जिम्मा सौंप सकूं, कि मुझे परेशान कर सके, और मैं जिसके इशारों पे नाच सकूं, ऐसे नाचना होता है ना, वो वाला वो मैं समय दूंगा। लेकिन आचार्य जी, आप किसी भी लड़की से शादी करेंगे वो आपको नचा लेगी, ये मैं कंफर्म्ड हूँ। हाँ, आप ये ना सोचे कि कोई ऐसी होगी जो ना नहीं नचाएगी, इस चक्कर में आप ना रहें कृपया। मैं कंफर्म हूँ, तभी कह रहा हूँ मैं नाचूं उसके, जिसको मैं पसंद करूँ उसी के, तो उस इशारे में नाचूं ना, कम से कम। मतलब नाचना भी हो, और मैं जिसको समझू कि हाँ इसके कहने से नाच लूंगा मैं, तो कम से कम मुझे अपनी, वो कहते हैं ना, नचवाने का वो इशारा तो चाहिए ना, रिमोट तो, कि मैं ये रिमोट से नाचूंगा। तो वो तो मैं पसंद कर ही सकता हूँ ना, और वो करेंगे हम। और हमारे साथ धर्मवीर टमक जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथी। हाँ जी, धर्मवीर हाँ, तामक जी। हम एमए हमने साथ किया, तो आचार्य धर्मवीर जी भी हमारे साथ एमए में थे, और बहुत अच्छे मित्र हैं। करनाल से, ये करनाल में रहते हैं, अभी शायद चंडीगढ़ रहते हैं। अभी चंडीगढ़ में सिखाते हैं योग, बहुत तो अच्छे टीचर। 3 योग टीचर हैं, और हमारे बहुत अजीज मित्र रहे। धर्मवीर टमक जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी स्वागत करता हूँ। और हैंड स्टैंड के बारे में बार बार वो कह रहे हैं कि हैंड स्टैंड के बारे में बताओ, तो उनके मैसेज को प्लीज रिप्लाई करें जी। हैंडस्टैंड के बारे में आपको पहले अपना फिटनेस लेवल देखना पड़ेगा। हैंडस्टैंड के बारे में पहले आपको शीर्षासन सीखना पड़ेगा, हैंडस्टैंड से पहले बकासन सीखना पड़ेगा, एल्बो स्टैंड सीखना पड़ेगा, फिर कहीं जाके हैंडस्टैंड पे आप आओगे। इन सारे अभ्यास को स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, और उनकी जब टाइमिंग बढ़ प्रॉपर कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस करें। बहुत सालों लग जाते हैं हैंडस्टैंड, अगर आप, वही बात है, अगर आप बचपन में सीख ले तो जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में सीखना बड़ा मुश्किल काम है, और बहुत सारी इंजरी भी हो जाती है हैंडस्टैंड के चक्कर में। अगर जरूरत नहीं है तो आप अवॉइड करें, और अगर सीखना ही है तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रॉपर किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर की देखरेख में ही इसको आप प्रैक्टिस करना। क्योंकि मैंने खुद हैंडस्टैंड के चक्कर में अपनी बहुत सारी कलाई में कई बार इंजरी और बहुत सारी चोट खाई हुई है। जी, अभी एक कल्याणी ठक्कर जी का मैं मैसेज लेना चाहूंगा। कल्याणी ठक्कर जी हमारी बहुत ही अच्छी टीचर हैं, और वाईसीबी लेवल 3 इनका पास है। तो कह रही एक आसन को 3.5 सेकंड, फिर 3.5 मिनट, फिर 3.5 आवर, वो सिद्ध आसन सिद्ध है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, कल्याणी ठक्कर जी बहुत सही बात कही है, ये हठ योग के ग्रंथों में कही गई है। और हठ योग के ग्रंथ में किस आसन के विषय में कही, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सिद्धासन, सिंहासन, भद्रासन और पद्मासन, इन 4 आसनों के संदर्भ में विशेष रूप से कही गई है। और 5वां आप कहें तो पश्चिमोत्तानासन, इनके विषय में कही गई। इनको सिद्ध करने के लिए 3 से 3.5 घंटे आप इनका अभ्यास कर सकते हैं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि शीर्षासन, सर्वांगासन, जो और वृश्चिक आसन है, जो मयूरासन है, चक्रासन है, धनुरासन है, इनको 3.5 घंटे नहीं कर सकते। जो सिद्धि कारक हैं, जो साधना में सहायक आसन है, जो मेडिटेटिव पोज जिनको हम कहते हैं, केवल मेडिटेटिव पोज के बारे में ये बात कही गई है कि 3.5 घंटे तक आप सिद्धासन कर सकते हैं, स्वास्तिक आसन कर सकते हैं, सुखासन कर सकते हैं, पद्मासन कर सकते हैं। ये आसन आप, भद्रासन आप कर सकते हैं। ये आसन 3.5 घंटे तक भी आप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आसन में सिद्धि की प्राप्ति होगी। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात चक्रासन, मयूरासन, शीर्षासन, धनुरासन, इनके ऊपर लागू नहीं होती है। आप इसको, ये बात ध्यान। पवन पांडे जी कह रहे हैं कि 1 घंटा में चक्रासन कर लेता हूँ। हाँ हाँ, वो उन्होंने करने का सोचा था, लेकिन वो उसके बाद उन्होंने, नहीं, ऐसी गलती कभी भी मत करना आप। आप मतलब योग को ऐसे कोई खेल मत बनाओ। योग के जो इंटरनल पार्ट है, ठीक है, आसन का मतलब सिर्फ इतना ही कि आप एक पोजीशन में लगातार मेडिटेट कर सकें, प्राणायाम कर सकें, स्थिरता के साथ आप नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस कर सकें, धारणा, ध्यान, समाधि तक प्रैक्टिस कर सकें। आसन का सिर्फ इतना ही योग में पर्पज है।
और बाकी हेल्थ बेनिफिट के लिए आप जितने करना चाहो कर लीजिए प्रैक्टिस, लेकिन ये 1 घंटा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये इस चीज को हम सजेस्ट नहीं करते कि कोई करे ये। इसके फायदे के बजाय नुकसान होंगे वो आप। और एडवांस पोजेस कंपटीशन वालों को भी हम मना करते हैं। और एक तो हमारे मित्र की डेथ ही हो गई, सोमवीर जी, क्या नाम था उसका आपके गांव का? एडवांस मनदीप। ये सारे आसन और इन सारे उसकी वजह से बेचारे की डेथ हो गई। और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा योगा स्टूडेंट था वो। लेकिन तो इन चक्करों में आप ना पड़े, अपने सिर्फ हेल्थ फिटनेस के लिए प्रैक्टिस करें। हाँ, प्राणायाम आप खूब करें, मेडिटेशन खूब करें। आप अपने आप को इवोल्व करना है तो आप इंटरनल करें। बाहर से आप क्या कर लेंगे? आप पूरे दिन भी शीर्षासन कर देंगे तो क्या हो जाएगा उससे? क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपके परिवार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बेनिफिट क्या है उसका? ये हो सकता है कि आप बस एक अखबार में, न्यूज चैनल में कुछ निकलवा दो कहीं, उसके अलावा उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, एक हमारी आप जुड़ी है सरवत जी, उनका मैं मैसेज लेना चाहूंगा। और एक सपना यादव जी, 2 का। सपना यादव जी का मैसेज है कि कितने ईयर का चाइल्ड शीर्षासन कर सकता है? तो जी कम से कम 15 साल का बच्चा हो जो शीर्षासन करना शुरू करे। 15 साल से कम के बच्चे को तो शीर्षासन करवाना ही नहीं है। तो एक तो ये सपना यादव जी का जवाब था। और सरवत जी का जवाब है कि सर वाईसीबी का कब तक बताओगे, एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होता है? जी, वाईसीबी का योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है, इसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आप पास कर सकते हैं। उसके बाद आप सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, सर्टिफाइड योगा टीचर हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो कोई डिग्री या डिप्लोमा मांगते हैं, साथ में क्यूसीआई का सर्टिफिकेट यानी कि वाईसीबी का सर्टिफिकेशन मांगते हैं। तो उसमें जो पास होगा उसी को उसमें लिया जाएगा जॉब में। तो जैसे आपका एमए के बाद नेट इंपॉर्टेंट होता है, सी टेट होता है, एच टेट होता है बीएड के बाद, वो इंपॉर्टेंट होते हैं कि उन्हीं को जॉब मिलती है, उन्हीं को आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो वाईसीबी आपका इंटरव्यू के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको क्रिएट करता है सरवत जी। और जब आप इस तरह से वाईसीबी कर लेते हैं तो किसी भी सरकारी जॉब को प्राप्त करने के लिए, किसी भी प्राइवेट जॉब को प्राप्त करने के लिए आप सर्टिफाइड टीचर का सर्टिफिकेट, 2 चीजें होती है, एक क्वालिफिकेशन, एक सर्टिफिकेशन। आपकी एमए, आपका डिप्लोमा, आपकी एमफिल, आपकी पीएचडी, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन नहीं है। सर्टिफिकेशन आपकी एच टेट, सी टेट, नेट, वाईसीबी, ये आपके सर्टिफिकेशन है। तो सर्टिफिकेशन का मतलब सर्टिफाइड है, आप प्रमाणित हैं कि आप कर सकते हैं। आप आईएसआई मार्क आपके ऊपर लगा हुआ है, यानी कि भारत सरकार आपको योग्य समझती है योग टीच करने के लिए। क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन, 2 में फर्क हमें समझना पड़ेगा। और बहुत अच्छा नाम है आपका सरवत, बहुत अच्छा नाम है। मैं सरवत को सुनता भी हूँ। एक ललन टॉप पे हमारी सरवत है, वो आती हैं, वो बहुत सारे चीजें बताती हैं सरवत जी। तो मुझे उनका नाम इसमें लगा, और सरवत बहुत अच्छा नाम है। तो सरवत जी का मैं लिसनर भी हूँ, सरवत जी को मैं सुनता हूँ। ललन टॉप पे वो आती हैं न्यूज को लेकर के, बड़ा अच्छा उनका अंदाज होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप वही सरवत हो तो और भी अच्छी बात है जी। आलोक जी ने कहा कि ध्यानात्मक आसन के संदर्भ में ही अधिक समय। हाँ, ध्यानात्मक अगर मेडिटेशन करना है कोई पर्टिकुलर, तो ही आप घंटों घंटों कोई आसन करें प्रैक्टिस। और जो कई लोगों की बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो बीमारियों से रिलेटेड भी मैं बता देता हूँ कि कोई भी एक पर्टिकुलर अगर बीमारी आपको ठीक करनी है, तो आप अगर आप ये समझते कि एक आसन करने से वो बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपने पढ़ा हो, यूट्यूब पे भी देखा हो, इस आसन करने से ये हो जाता है। आपको मल्टीपल डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड आहार विहार ठीक करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। जो डाइट और जो आपका जो रूट कोज है उस बीमारी की, वो फिजिकल है, मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, उस लेवल पे भी आपको काम करना पड़ेगा। तब जाके कोई एक बीमारी पर्टिकुलर बीमारी ठीक होगी। तो अगर आप ये समझे कि मैं कोई एक चमत्कारिक आसन बता दूं, जैसा कि बोला जाता है ये करने से ये हो, मतलब सिर्फ एक चीज करने से नहीं ठीक होगा। आपको अपने लाइफस्टाइल पे जरूर काम करना पड़ेगा, अपने आहार विहार पे काम करना पड़ेगा। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, ऐसे ये इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। तो प्राणायाम करें, नियमित योगाभ्यास करें, और बीमारियों पे ज्यादा फोकस ना करके आप फोकस करें अपने रेगुलर अभ्यास के ऊपर और पॉजिटिव चीजों के ऊपर जो आपको अपने जीवन में चाहिए। ज्यादा बीमारी के बारे में बार बार डिस्कस करना, उसके बारे में पूरे दिन वीडियो देखना, एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है। और अभी जैसे आचार्य जी ने बताया था, हम खुद को और ज्यादा बीमार समझना शुरू कर देते। एक बार ठीक है, डॉक्टर से सलाह ले ली, टेस्ट कर लिए, उसके बाद उसको ठीक करने के ऊपर ध्यान लगाना, उसकी कारणों के ऊपर, लक्षणों के ऊपर, ज्यादा चीजों में बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना, किसी चीज को दिमाग में नहीं बैठने देना। एक चीज और आई है हाँ जी।
इंदर राज्य गुरु जी का बहुत अच्छा मैसेज है कि योग कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा सवाल इनका है। देखिए, योग कंपटीशन की चीज है ही नहीं। योग है जीवन को जीने की टेक्निक। योग साधना पद्धति है। स्थिर सुखम आसनम। कंपटीशन किसका कराते हैं? आसनों का। आसन की डेफिनेशन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। सांख्य दर्शन भी, सांख्य फिलोसफी भी यही कहती है और योग फिलोसफी भी यही कहती है। जब फिलोसफी ये कहती है, जिसके बेस पे योग का निर्माण हुआ है, कि स्थिर सुखम आसनम, स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस, तो हम कैसे उसको कंपटीशन में लेके आ सकते हैं? कैसे हम एक दूसरे से बेहतर मुड़ के दिखा सकते हैं, एक दूसरे से ज्यादा देर ठहर। प्रतिस्पर्धा तो योग का हिस्सा है ही नहीं। प्रतिस्पर्धा और योग दूसरे के अपोजिट है, नॉर्थ और साउथ पोल है। तो कंपटीशन का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता और कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि हम बचपन में जब जुड़े, कॉलेज में हमने योग टीम बनाई, हम एक दो कंपटीशन खेले, उसके बाद हम कभी नहीं खेले। जब हमें पता चला, जब किसी ने हमें सजेस्ट किया कि ये कंपटीशन की चीज नहीं है, तो उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया बिल्कुल, और हमने उससे बिल्कुल किनारा किया। जो बात जब समझ में आ जाए तभी हमें मान लेनी चाहिए। तो योग कंपटीशन का विषय नहीं है। आसन तो महसूस करने का, फील करने का है। उसमें स्थिर सुखम, जितना आराम से रहोगे, लंबे समय तक रहोगे, तो उसका बेनिफिट एक एक मसल को, एक एक मॉलिक्यूल्स को, एक एक आपके नर्व्स को मिलेगा। वो फीलिंग कंपटीशन में कभी नहीं आ सकती। कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे से आगे निकलने का भाव होता है, जो कि योग में बिल्कुल नहीं, वो बात फिट नहीं बैठती है। तो इस प्रकार के कंपटीशन का हम समर्थन कम से कम नहीं करते हैं जी। योग जो है, योग का मेरे हिसाब से जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, योग आपको रेस से बाहर कर देता है। और आप बात कर रहे हैं कंपटीशन की, मतलब आप भाग दौड़ में कि वो उससे अच्छा करे, किसी से अच्छा नहीं बनना। योग सिखाता आत्म उत्थान, खुद के जैसा बनना, ना कि किसी से अच्छा बनना। अब सौम्यवीर जी अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, हम सब बहुत सारे योगा टीचर, सब अपनी अपनी स्पेशलिटी है, सब अलग अलग तरीके से काम करें। तो इसमें कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन गेम के तौर पे हमने हमेशा से इसको मना किया है। थोड़ा बहुत शुरुआत में प्रैक्टिस की थी। जी जी। अभी एक योगी बलबीर जी का मैसेज है कि क्या दंड 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 धोती और वस्त्र धोती सामान्य आदमी कर सकता है? देखिए, दंड धोती तो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वस्त्र धोती सामान्य व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो योग्य गुरु के निर्देशन में ही करे। बगैर किसी टीचर के वस्त्र धोती करेगा तो बहुत हानि हो सकती है, और दंड धोती में तो और भी ज्यादा हानि हो सकती है। इसलिए जो भी व्यक्ति दंड धोती का अभ्यास, उसका वस्त्र धोती का अभ्यास करे, योग्य गुरु के निर्देशन में और पूरा आराम से। ये आप उनका मैसेज था। और एक मैसेज बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है कि स्त्रियां मयूरासन करें कि ना करें। बिल्कुल ना करें। उनका गर्भाशय वो स्थान से खिसक सकता है, और यदि गर्भाशय खिसक गया तो आपको प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये ऐसा जरूरी नहीं कि गर्भाशय खिसकेगा, लेकिन चांस होते हैं। तो हम 1% भी रिस्क क्यों लेंगे? तो इसलिए महिलाओं के लिए मयूरासन को वर्जित कहा गया। यही कारण है, क्योंकि जहां पे हम कोहनियां लगाते वहीं पे गर्भाशय होता है, और उस गर्भाशय को कोई नुकसान ना हो, वो अपने मिसप्लेस ना हो। तो इसलिए हम मयूरासन नहीं करेंगे। ये एक बार बार सवाल रिफ्लेक्ट हो रहा था, जिसको मैंने बताने। हमारे मित्र मनोज शिवाज जी पूछ रहे हैं कि बच्चों को किस एज से योग करवाना चाहिए। उनके पास 2 योगी हैं जो कि मेरी क्लास में, जब मैं क्लास लेता हूँ लाइव, तो वो अपनी मम्मी के साथ करते हैं प्रैक्टिस। तो किस एज में करवाना चाहिए आचार्य जी, ये बताएं आप। जी देखिए, सामान्य बच्चा 7, 8, 10 साल का कर सकता है, वो उछलता कूदता रहता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि 12 साल के बाद, 13 साल के बाद ही बच्चा एक आसन करना शुरू करे, नॉर्मल आसन, ताड़ासन, चक्रासन, जितने भी नॉर्मल बच्चों के आसन होते हैं वो कर सकता है। और सही रहे कि 15 साल से नियमित रूप से आसन का अभ्यास करना शुरू करे। 12 से 15 के बीच में शुरू करवा सकते हैं। ऐसे खेल खेल में कुछ करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे ज्यादा सीरियस, ऐसे फोर्स ना करें बच्चों को। बच्चा कूदता है, खेलता है, गिरता है, उठता रहता है, तो चलता ही रहता है। लेकिन पर्टिकुलर 12 से 15 के बीच में उसकी स्टार्टिंग एज हम कर सकते हैं, जिससे बच्चा सही चीजों को समझ सके, उसकी ग्रोथ भी ना रुके, और जो उसके सारे जो अंग हैं थोड़े से मजबूत भी हो जाए। तब तक घर वालों के थप्पड़ और चप्पल भी खा लेता है ना बच्चा। 12-13 साल तक वो पिटना शुरू कर देता है। तो जब बच्चा पिटना शुरू कर देता है, उसके बाद इसको, उसका शरीर मजबूत होता है, तो उसके बाद उसको शुरू करना चाहिए। बजरंग आसन महिलाओं को करना चाहिए, आचार्य जी बताएं। बजरंग आसन, हनुमान आसन को कह रहे हैं ये। जी जी जी, कर सकते हैं, बजरंग आसन कर सकते हैं, कोई कर प्रॉब्लम। सकते हैं, हाँ, फीमेल्स कर सकते हैं। पूरा स्ट्रेचिंग करके कर सकते हैं जी। शीर्षासन कर सकते हैं। पूजा जी का भी सवाल था ये जी, 15 साल के। एक और सवाल आया था, क्या चंद्र नमस्कार भी होता है, जैसे सूर्य नमस्कार होता है? तो आचार्य जी, चंद्र नमस्कार।
चंद्र नमस्कार का कहीं कोई वर्णन नहीं है, लेकिन आसनों का एक समूह बना लिया कि जिस शीर्षासन सूर्य नमस्कार में तो चंद्र में ये हो जाए, ऐसा कहीं पे उसका कोई वर्णन नहीं है किसी टेक्स्ट में, तो कोई ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन आसन ही कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चंद्र नमस्कार के आप एक्सरसाइज की तरह देखो, मैंने जितना देखा है लोग हेल्थ एंड फिटनेस के लिए करते हैं, तो आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जब आप साधना के तरीके से योग को करते, तब आप अपने टेक्स्ट के साथ जाएं, जो उसमें लिखा हुआ है, जो प्रॉपर वही सारे आसन, वही सारी एक्सरसाइज आप करें। और अगर आपको सिर्फ हेल्थ फिटनेस के लिए, अपनी फिटनेस लेवल को बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना है, तो बहुत सारे आसन, हजारों हजारों लाखों आसन बने हैं। हर आसन की कई कई सारी वेरिएशंस बनी हैं, हर गुरु ने अपने तरीके से, मैंने कुछ और बना दिया। वो एक आर्ट की तरह आप ले सकते हो, आर्टिस्टिक, उस पर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा एडवांस आसनों में ध्यान रखना चाहिए। जी, अभी पूजा का सवाल है। पूजा कह रही है कि योग कंपटीशन नहीं होने चाहिए, तो ये फेडरेशन क्यों करवाती है? देखिए पूजा जी, ये पूजा जो हमारी जुड़ी है, पूजा नागपाल जी, ये गंगानगर से हैं, और हमारी ये महारानी लक्ष्मीबाई, मैं इनको बोलता हूँ। सुबह पहले पूरे वुहान वायरस के समय पे, लॉकडाउन के समय पे, पूरा मतलब अपनी चुन्नी को ऐसे बांध के पूरा महारानी लक्ष्मीबाई की तरह अपना योग शुरू करती थी, और आज भी करती हैं। तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि फेडरेशन पूजा जी हम लोगों ने बनाई है, आपने बना ली, मैंने बना ली, आचार्य जी ने बना ली, तो वो फेडरेशन वालों को सोचना चाहिए, और सरकारों को भी सोचना चाहिए, इस तरह का कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए। ये व्यक्तिगत विवेक की बात है। और साथ ही एक विषय आता है कि अनुराधा शर्मा जी पूछ रहे हैं कि हम सब भारत के बाहर योग में कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हम किन को विषयों में पारंगत होना पड़ेगा। देखिए आपको फिलोसफी लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल, दोनों विषय आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपका फिलोसफी का जो पार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपका प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोनों पार्ट आपके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जिस देश में जा रहे हो उस देश की भाषा का आपको कमांड होनी चाहिए। जैसे फ्रेंच देशों में जा रहे हैं तो फ्रेंच आपको आई, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, या जो भी अलग अलग भाषाएं हैं, जिस देश में आप जाना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी देश में जाना चाहते हैं, तो उस देश की कुछ भाषा भी आपको होनी चाहिए। और इंग्लिश तो सब जगह चलती ही है, तो इस प्रकार आप बाहर जा सकते हैं। और एक माइक, ठीक हाँ है जी बताइए। कि 50 साल के बाद कोई योग टीचर बन सकता है क्या? बिल्कुल, 50 के बाद भी बन सकता है, 60 के बाद भी बन सकता है, और जितने साल के बाद बनेगा उतना उसको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, अपने अनुभव साझा कर सकेगा। तो निश्चित रूप से ज्योति जी आप बन सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और साथ ही भवन पांडे जी का एक मैसेज है कि क्या कोई प्राणायाम योगासन करने पर हवा में उड़ सकते हैं? देखिए जी, हेलीकॉप्टर नहीं बन सकते आप, और ना ही आप फाइटर जेट बन सकते हैं, ना ही आप रफाल बन सकते हैं। हाँ, वो जो जमीन से उठने की बात है, वो दो अर्थों में हमें समझनी पड़ेगी। कि एक, शरीर इतना हल्का हो जाता है, लाइट कहते हैं कि मैं तो ऐसा लग रहा है मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, अतिशोक्ति अलंकार आपने सुना होगा कि मैं तो अपने आप को हवा में फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, लाइटनेस फील हो रही है। एक ये वो बात है। दूसरी बात कि हो सकता है कि आप जमीन से थोड़ा सा संपर्क आपका उठ जाए, लेकिन हवा का मतलब क्या होता है? आसमान का मतलब है 1 मिलीमीटर से लेकर के हजारों किलोमीटर ऊपर तक, यानी कि जो जमीन के संपर्क में जो चीज नहीं वो हवा में है। अब मेरा हाथ हवा में है, ये यहाँ हो चाहे 10 किलोमीटर ऊपर हो, तो वो आपका है। और हवा में उड़ने का मतलब ये है कि हवा में अपने आप को महसूस करना, कि लाइट फील करना, अपने आप को ऐसा फील करना कि शरीर का भार ही नहीं लग रहा। तो ये उसका ये भी हो सकता है आचार्य जी, मेरे ख्याल से, कि ध्यान की अवस्था में हम मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग वगैरह जो प्रैक्टिस की जाती है, हाँ, तो उसको भी आप हवा में उड़ना बोल सकते हैं। क्योंकि हाँ, देखो ये तो वेट है इस शरीर में, ये नहीं उड़ पाएगा। या फिर आपका माइंड इतना एक्टिव हो जाए कि आप खुद का रॉकेट बना लो, फिर आप उड़ जाओ। तो वो संभव है जी। और मुकेश जी का सवाल है कि 30-35 की एज के बाद भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं कि वृश्चिक हिमबाद जैसे आसन किए जाए। मुकेश पुनियागल जी, ये आसन करने की जरूरत क्या है? मैंने कहा ना, एज पर नीड एंड कैपेसिटी। हमें कोई जादूगर तो बनना नहीं, या ना कोई नट हमें बनना है, ना कोई हमें सर्कस में काम करना है। तो बहुत सारे वही आसन करें, वही जो आपको जरूरत है। ऐसे तो 80 के से लेकर 100 आसन ऐसे हैं जो करने चाहिए, तो फिर आपको पूरा दिन आसन करने में ही लगे रहेंगे। जरूरी नहीं है। और 30-35 साल के बाद भी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप ना किया जाए। अगर आसन सिर्फ एडवांस आसन करना और ये सारी कलाकारी दिखाना ही योग है, तो जिम्नास्टिक वाले तो बहुत बड़े योगी हैं। और जिम्नास्टिक को छोड़ दीजिए महाराज जी, आप ये देखो ना कि जो चौराहे पे खड़े रहते हैं, जब हम रेड लाइट पे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे कितने कलाकारी करते हैं। उससे ज्यादा अच्छा तो फ्लेक्सिबिलिटी आप ले ही नहीं सकते, तो वो नहीं आएंगे। एक और पूजा जी का मैं सवाल लेता हूँ, माइग्रेन की प्रॉब्लम में हमें जल नेति, सूत्र नेति करनी चाहिए, क्यों
कुछ लोगों को इसके करने से ब्लीडिंग होती है। आप शुरुआत में धीरे-धीरे प्रैक्टिस करें पूजा जी, एकदम से सूत्र नेति ना करके पहले रबड़ नेति प्रैक्टिस कर लें, कम नंबर की। या अगर सिर्फ माइग्रेन की बात है तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि माइग्रेन में कुंजल क्रिया ज़्यादा काम करती है। क्योंकि माइग्रेन एक साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है और अंदर के जो भाव, उबार, उस नेगेटिव एनर्जी को निकालने, ब्लॉक्ड एनर्जी को निकालने के लिए कुंजल क्रिया ज्यादा काम करती है। सूत्र नीति अगर नहीं होती तो सिंपल ना करें, जबरदस्ती ना करें, या किसी गुरु की देख रेख में करें। और दूसरा ये कर सकते हैं, रात को घी वगैरह डाल के आप अपने पहले थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लें, उसके बाद धीरे धीरे आप अभ्यास करें। जी, मीनाक्षी जी कह रही हैं कि 5 साल की बेटी सूर्य नमस्कार और सारे आसन कर लेती है। जी, 5 साल की बेटी को सारी चीजें अब ना कराएं तो अच्छा है, सारे शीर्षासन, सूर्य नमस्कार वगैरह, क्यों अभी बहुत बच्ची है तो थोड़ा सा करने से अब बचें। जी, अनुराग का सवाल है कि कोई ऐसा आसन जो महिलाओं को ना करना चाहिए। मयूरासन के अलावा कोई आसन ऐसा नहीं है, सभी आसन लगभग कर सकते हैं। जी, और कांता हुड्डा जी हमारी हैं, हरियाणी रिवाज चैनल है इनका, और बहुत एक्टिव है और महिला की प्रभारी रही हैं अपने हिसार पतंजलि योग समिति की। तो बजरंग आसन करते 52 की हो चुके हैं। आप 52 की नहीं है, आप 22 की हैं कांता हुड्डा जी। आप 22 साल की लगती है मुझे और बहुत एक्टिव है। 22 साल से भी ज्यादा जो एनर्जी होती है वो आप में है और आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि आप नियमित रूप से करते आ रहे हैं। तो आप अपने अभ्यास को ना छोड़ें, आप निश्चित रूप से करें, निश्चिंत होकर के करें। आचार्य जी, आप बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हो गए? क्योंकि 10:30 हो गए। दिन है भाई, लेट तो आप लोग हो गए, रात तो आपकी है, मेरा तो दिन है, धूप निकली हुई है। एक और मैं बस थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मेंटली इवोल्व करना योग है, ये बहुत अच्छा रेखा जी ने लिखा है। योग को आप कभी भी एक्रोबैटिक्स की तरह या गेम की तरह या ऐसे ना समझ के, हाँ, फिजिकल लेवल को स्वस्थ करना है, इस भौतिक शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके बाद अपने प्राण पे काम करना है। जो पंच तत्व का जो सिद्धांत, जैसे योग की जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग है, अभी हमने साइंस के साथ उसको रिलेट कर दिया, लेकिन योग बात करता है 7 चक्रास की, एनर्जी सेंटर्स की, और पंच शरीर, पंच कोश की। तो ऐसे आप फिजिकल बॉडी के लिए काम करें, आसन करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रखने के लिए करें, लेकिन ऐसे जादूगर वाली चीज, बाजीगर वाली चीज में इन्वॉल्व ना होके उसके अलावा फिर आप इंटरनल अंदर की तरफ जाना शुरू करें। आसन स्वस्थ शरीर हो गया, फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम के अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे कुंभक हैं, बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होंगे। अब वो तो जो बाहर जो हम एक्रोबैटिक्स जो देखते हैं वो कुछ भी नहीं है उसके आगे, सिर्फ प्राणायाम का ही इतना बेनिफिट होगा। फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे अपने मनोमय कोष पे काम करें, अपने कंसंट्रेशन पे, धारणा ध्यान पे काम करें, तो सारी उम्र जन्मों जन्म प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ जी आचार्य जी, सवाल है जो फटाफट ले लेता हूँ कि बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, मैं चाहूंगा कि बहुत सारे सवाल हम नहीं ले पाए हैं, लेकिन जितना कोशिश हो रहा ले रहे हैं। तो गजेंद्र कुमार जी कह रहे हैं, सर योग गलत तरीके से करने से क्या होता है? जी, नुकसान होगा। जिस लेवल पे आप गलत तरीके से कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, वो आपको देखना होगा। तो गलत कर रहे हैं तो इसलिए योग्य गुरु के निर्देशन में करें आपको। और दूसरे कह रहे हैं अजय सिंह जी, रामदेव जी योग को ओलंपिक में लेके आना चाहते हैं। रामदेव जी को जी हम समझा लेंगे, स्वामी जी को हम रिक्वेस्ट कर लेंगे। और कह रहे हैं कि रामदेव जी के साथ छोटे छोटे बच्चे योग करते हैं, नॉर्मल योग करते हैं, जैसे उछल कूद करते हैं, वो वाला आसन नहीं करते वो। और रामदेव जी को भी हम कन्विंस कर लेंगे, हमारे पूज्य स्वामी जी हैं, ऐसी बात नहीं है। और उनको भी हम अपनी बात रखेंगे तो निश्चित रूप से वो मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उनका भी समाधान हम कर लेंगे अजय सिंह जी। और कि बिजनेस बहुत बढ़ रहा है किड्स योग का। जी, बिजनेस तो महेंद्र राजगुरु जी बहुत है, लेकिन हमें बिजनेस को नहीं देखना, हमें लोगों की हेल्थ को और उनका फैक्ट को भी देखना है। और कल्याणी ठक्कर जी का एक बहुत अच्छा सवाल आया है, बहुत अच्छी टीचर भी हैं हमारी। कह रही सर, आजकल बेटियां जल्द रजोवस्था को प्राप्त करती हैं, लगभग 8 से 10 साल। तो उनको लिए क्या 12 साल के बाद ही योग आसन शुरू करें? जी बिल्कुल, 12 के बाद ही शुरू करें, वो बिल्कुल ये जरूरी है। हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है कई बार, पहले भी शुरू हो जाता है वो अवस्था और वो बाद में भी, तो उनको करना चाहिए 12 के बाद ही। और सवाल है अभी, सर योग की बेस्ट बुक बताओ, ये तो आप बता ही दो आचार्य जी, जो बेस्ट बुक जिस योग एक किताब पढ़ना चाहिए, योग दर्शन आपको पढ़ना चाहिए। योग की सबसे अच्छी कोई बुक है तो योग दर्शन आप पढ़ें, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर किसी प्रकार के कंपटीशन के झंझट में नहीं पड़ोगे, किसी प्रकार का और जो प्रतिस्पर्धा है उसमें, किसी प्रकार की विभूति और सिद्धियों के चक्कर में आप नहीं पड़ोगे।
और योग दर्शन वो भी आचार्य जी का लिखा हुआ आप पढ़ेंगे तो बहुत सरल भाषा में आपको समझ में आएगा, नहीं तो योग दर्शन आप मार्केट से लेके पढ़ोगे उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज रहती है। तो यार जी ने मेरी मशहूरी कर दी है, बहुत अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि मेरे ही समझ में आएगा। थैंक यू जी। देखिए मनोज शिवाज जी का मैसेज, सुपर बहुत बाबाज। हाँ जी जी, हम एक दूसरे को बाबा बोल देते, तो मनोज शिवाज का भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जब मैं आता हूँ अकेला तो कभी नहीं जुड़ते, और आज हरदीप के चैनल पे, तो ये गांव प्रेम समझूं मैं इसको या क्या समझूं, मुझे क्या कभी एक और मैसेज आता हरियाणवी कल्चर का, किसी उनके चैनल पे भी कभी चलेंगे हम। हमारे जो हंसी मजाक है वो भी अलग ही लेवल के हैं, वो हम जब साथ होते तभी करते हैं, वो हमारे मजाक आप अभी यहाँ पे नहीं समझ पाओगे। उसके लिए हमें हरियाणवी चैनल पे जाना पड़ेगा। अनुराधा शर्मा जी हैं, हो सकता है हमारे शरीर के अंदर, बिल्कुल अच्छा लिखा अनुराधा जी आपने जी। और इसके बाद मैं कुछ देख लेता हूँ अच्छा जी। जी, आप अपना हाँ। आप एडवांस नहीं करना चाहिए योगी बलबीर जी, बिल्कुल 5 साल के जो बच्चे हैं एडवांस आसन करते हैं वो बिल्कुल गलत है, आगे भविष्य में जाकर उनको बहुत नुकसान हो सकता है। और देखिए एक मैं आपको आज और बता देता हूँ, जो भाई कंपटीशन करते हैं, जो भाई घंटों घंटों सूर्य नमस्कार, दिनों दिनों सूर्य नमस्कार इतना करते हैं, जो फास्ट करते हैं, आज तो कर रहे हैं, लिम्का बुक में, वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो रहा है, प्रसिद्धि पा रहे, माला डल रही, फूल डल रहे हैं और सारी चीजें हैं, लेकिन उनको इंजरी कितनी हुई, उनकी स्पाइन का क्या हाल है 5 साल के बाद, उनके घुटने का क्या हाल है 5 साल के बाद, उनके पेट का क्या हाल है 5 साल के बाद, कोई नहीं जानता। वो 5 साल के बाद इतनी बुरी सिचुएशन में होते हैं, मैंने खुद अपने गांव के एक लड़के को देखा इस सिचुएशन से गुजरते हुए, तो वो 5 साल बाद कोई नहीं बताता कि इन्होंने इतना किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया तो उसको ये नुकसान हुआ, लेकिन उस प्रसिद्धि के चक्कर में हम सब लगे रहते हैं। एक दिन न्यूज में दिखता है हमें, एक बार अखबार में हम पढ़ लेते हैं, एक बार न्यूज में हमें आ जाता है कि इसने इतने सूर्य नमस्कार किए, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ ये कोई नहीं देता, हमें नहीं पता चलता। बड़ा बैड इफेक्ट है उन सारी चीजों का। और योग सिखाता है ईगोलेसनेस, मतलब अहंकार से मुक्ति। और जब मैं घंटों घंटों सूर्य नमस्कार करता हूँ, मैं 1 घंटे चक्रासन कर लेता हूँ, तो मेरा अहंकार मतलब ईगो हाई हुआ, इससे मुक्ति कहाँ हुई। इससे तो मैं खुद को स्पेशल समझना शुरू कर दिया मैंने, तो इन चक्करों में ना ही पड़े तो ठीक है। जी इल्ताफ हुसैन की है कि डोडोनिल अल्सर योग से ठीक कर लिया हूँ, किंतु दवा की आदत नहीं छूट रही। जी थोड़ा मेडिटेशन करेंगे इल्ताफ हुसैन साहब, और थोड़ा दृढ़ संकल्प करेंगे तो उसको छोड़ सकते हैं आप, मुझे ऐसा लगता है। दवा जो भी, मुझे अभी नहीं पता आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, जो भी है उसकी डोज को कम करना शुरू करेंगे, एकदम से ना छोड़ें। कई बार मैंने देखा है कि एकदम दवाई छोड़ने से साइड इफेक्ट होते हैं बहुत, और खासकर एलोपैथिक मेडिसिन भी एक टाइप से सारा ये जो ड्रग्स में जो नशा होता है वही थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कई मेडिसिन में होता है, तो ब्रेन को आदत हो जाती है। तो आप उसकी डोज को कम करना शुरू करें, और धीरे धीरे अभ्यास, मतलब अपने योग के अभ्यास को बढ़ा के डोज को धीरे धीरे कम करें। 2-4 महीने में उस दवाई को आप छोड़ देंगे। जी एक का सवाल है कि मेरी लिखी हुई पुस्तक कैसे प्राप्त होगी, ये तो यक्ष प्रश्न है, ये तो मुझे ही नहीं पता चल रहा अभी। वो ऐसा खेल किया मेरे साथ कि मैं हाथ जोड़ दिया, मैंने कान पकड़ लिया कि आगे से किसी पब्लिकेशन हाउस पे भरोसा नहीं करूंगा। और क्योंकि उन्होंने इतना खेल खेला है मेरे साथ कि आ भी गई है और नहीं भी आई है, और एक लाइब्रेरी कॉपी बना के स्टूडेंट कॉपी बनाई नहीं है उसने, अभी जैसे ही आएगी मैं बताऊंगा। और उसके बाद है कि प्राणायाम में कितना समय लगना चाहिए गुरुजी। जी सबसे महत्वपूर्ण अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि है, अनुलोम विलोम के बाद नाड़ी शुद्धि में कन्वर्ट हो जाओ और बाह्य प्राणायाम आप करो, और 15 से 20 से 25 मिनट बहुत हैं आपके प्राणायाम के लिए। ये हमारी कांता हुड्डा जी हैं, 22 साल की उनकी उम्र है जी, जो अपने आप को 52 बता रही थी, उनका मैं बता रहा हूँ। ये बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी शेयर किए हैं कि सर्वाइकल अपनी बीमारियां सारी ठीक कर ली हैं। और जी एक तो 100, है हाँ कि जी, चैनल की थोड़ा सा लाइक भी कर दो उसको, अभी 128 लोगों तक, 130 लोग तक हमारे साथ जुड़े हैं और लाइक अभी तक कम आए हैं, तो एक बार फटाफट लाइक का बटन दबा दो। लाइक का मतलब आपको ये व्याख्यान पसंद आया है, इसका मतलब ये होता है। और मुझे मेरे चैनल के ब्रांड एम्बेसडर मैंने सोमवीर जी को रखा है, तो अभी मैं इनको बुलाता रहूंगा कम से कम वीक में एक बार तो जरूर। और गुड विषयों के ऊपर जो आचार्य जी का सोमवीर जी का जो चैनल है उसके ऊपर सिलेबस डिस्कस किया जाता है, नेट एग्जाम, क्यूसीआई, सारे प्रैक्टिस, ये सारी चीजें तुम कोशिश करेंगे कि जो वहां कवर नहीं हो पाता वो यहाँ पे आके, और अनछुए पहलू आचार्य जी की लाइफ के और भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पे इनके साथ जुड़ते रहें, वीक में एक बार तो
मंच में बुलाएंगे। बैठे और इनको वो करते रहो, ताकि इनको पता चले कि मेरी क्या क्या चीजें आपको पता चलेंगी। तो एक बार जी फटाफट सब एक बार लाइक कर दे, ताकि इससे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कि दूसरे भी देखेंगे तो लगेगा कि कोई अच्छी चीज है, इतने लाइक मिले हैं। तो बहुत धन्यवाद आप सबका। 125 लोग अभी जुड़े हैं और 119 ही लाइक हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आचार्य हरदीप जी के इस कार्यक्रम को जो हम सब ने मिलकर किया, उसको एक बार लाइक भी कर दें और शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा। कमेंट आपके भरपूर आ ही रहे हैं और बड़ा फ्रूटफुल ये व्याख्यान रहा। तो इसमें और भी किसी का यदि, हाँ 123 बराबर हो गए, थैंक यू सो मच। इतना रिस्पॉन्स आप देते हैं, मेरी बात को इतना मान रखते हैं, इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करूंगा, सभी योग परिवार के साथियों का। और अभी कोई और सवाल हो तो आप जरूर बताइए। मेरी एक और रिक्वेस्ट मैं सब योगियों से, क्योंकि मोस्टली योगा टीचर्स और योग के फील्ड से ही जुड़े हुए सब लोग हैं यहाँ पे, तो मतलब अगर कोई आपकी नजर में कोई ऐसा योगी है जो रियल में योगी है, मतलब ये कंपटीशन वाले तो नहीं चाहिए, और जो रियल में आपको लगता है कि योगी है और अभी उसका एक्सपोजर इतना नहीं है कि लोग नहीं जानते, लेकिन रियल में उसने योगा अभ्यास किया है, तो आप मेरे को मतलब पर्सनली आप उसका एड्रेस जरूर देना। मेरे को योगियों की तलाश है। मैं अपना चैनल योग के लिए डेडिकेटेड किया तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए या लाइक्स के लिए नहीं किया। ये एक हमने मिशन की तरह योग को एक अलग लेवल पे हमें लेके जाना है। सिर्फ इस फिजिकल, अभी बाबा रामदेव जी ने बीमारियों तक कर दिया, सब आगे कर दिया, इससे आगे लेके जाना हमारी जिम्मेदारी है। इसको मेडिटेशन, इसके प्रत्याहार, प्राणायाम की ओर एडवांस टेक्निक, तो एक योग को दोबारा से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना और पूरे देश में प्रचार प्रसार करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर आपके संपर्क में कोई रियल योगी है तो आप मुझे पर्सनल, आप मेरा नंबर ले लेना, मेरे चैनल पे है, तो मेरे को जरूर बताना, मेरे को मिलने की बड़ी इच्छा आप है। बोल ही दीजिए आचार्य जी आपका नंबर। हम तो अपना नंबर सबको दे देते हैं, तो आप अपना नंबर भी आप एक बार मांगा भी था मेरे। मैं कमेंट में मैं डाल देता हूँ। जी जी। और मैं एक दो कमेंट और ले लेता हूँ कि पवन पांडे कह रहे हैं, जब बिना मीनिंग मंत्र जप बिना मीनिंग जाने से क्या अच्छा प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता। तजब पर भावना जो बात कही गई है, जो जप को अर्थ सहित हम करेंगे तो ही उसका प्रभाव सही पड़ेगा। और गजेंद्र कुमार जी, एलर्जी को दूर करना है तो अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि करिए, एलर्जी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जी। अनुराधा शर्मा जी का 108 सूर्य नमस्कार करना लिखा है आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में। वो बहुत कठिन, मतलब बहुत साल की साधना के बाद का लिखा होगा। ऐसा नहीं कि 108 सूर्य नमस्कार आपको करने चाहिए। मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार करने का जो रेशो है, जो टाइम का वो है, उसमें 108 संभव नहीं हो पाएंगे इतने। और 108 सूर्य नमस्कार के बजाय देखिए, आप एक काम करिए, जो भी सूर्य नमस्कार आप कर रहे हैं उसको स्लो मोशन में आप करना शुरू करें, तो आपको पता चलेगा आप 5 करेंगे उसी में आपको 108 वाला इफेक्ट आ जाएगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, उससे स्ट्रेंथ भी गेन होगी। हाँ, 108 जो कल्चर चला हुआ है वो मोटे लोगों के लिए चला, जो बहुत सारी कैलोरी मतलब जिनको बर्न करनी है, तो वो रिपीटेशन उनको हम ज्यादा कराते हैं। 108 तो उनको भी नहीं कराते, लेकिन ये कि 30-40 तक ऐसे बढ़ा देते हैं। तो अगर आपकी फिटनेस लेवल ठीक है तो मैं सजेस्ट करता हूँ स्लो मोशन में करें और सूर्य नमस्कार में स्ट्रेंथ गेन करें। हम एक और चीज मैंने देखी, हम जो योग प्रैक्टिस करने वाले, हम स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे पड़ जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक चीज है फिटनेस की, स्ट्रेंथ दूसरी चीज है और स्टेमिना दूसरी चीज है। तो हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ योग अब शुरू कर दिया तो अब और एक्सरसाइज ना करें, अब अपनी जो इंडियन दंड है वो प्रैक्टिस करें, बैठक प्रैक्टिस करें, या सूर्य नमस्कार की बहुत सारी वेरिएशन चली हुई है वो सारी प्रैक्टिस करें, तो अपनी स्ट्रेंथ भी गेन करें, स्टेमिना भी गेन करें, थोड़ी बहुत रनिंग प्रैक्टिस भी करें, अपनी ऑल ओवर हेल्थ के ऊपर काम करें। एक हाँ जी। आचार्य जी, यादवीर जी का मैसेज है, 4 बार वो मैसेज कर चुके हैं, उनका एक बार मैसेज ले लेता हूँ। कह रहे हैं कि सर लेवल क्यू से क्लियर करने के बाद 5 साल के लिए वैलिड है, ये परमानेंट होना चाहिए। ये परमानेंट भी होना चाहिए और इसकी फीस भी कम होनी चाहिए और इसकी ऑथेंटिसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। मैं आपके पक्ष में हूँ और ये इसके लिए बार बार मिनिस्ट्री को हमें लिखना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल जायज है और मेरे ख्याल से 3 साल ही है, 5 साल भी नहीं है इसकी वैलिडिटी, तो होना चाहिए। और कांता उड्डा जी ने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बता भी दिया, थैंक यू कांता जी। महेंद्र जी ने एक योगी को बता भी दिया कि एक योगी को वो जानते हैं, तो मुझे जरूर मिलवाएं जी जहां जी। से भी। तो और कोई जैसे सवाल हो तो बताइए, उसके बाद फिर किसी अन्य विषय पे भी हम लेकर के कार्यक्रम को आएंगे। क्योंकि आज देखिए, आज आपकी आपकी चैनल की मैं आपको बताऊं आचार्य हरदीप जी, तो हाँ जी। सबसे रिक्वेस्ट है, सब आपने चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य किया ही होगा।
कई कई सौ साथी हमारे आज इस चैनल पे आए हैं। तो आज इसका रिजल्ट भी आचार्य हरदीप जी को मिलना चाहिए कि हमारे योग परिवार वाले कितनी एकता और कितना दृढ़ विश्वास है योग में, और कितना पैशनेट है योग को लेकर के। वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो उसमें कोई डाउट नहीं, वो मैं देख चुका, हाँ, मैं आपका सेशन अटेंड करता हूँ। हाँ। दूसरी बात यह है कि लगातार मतलब 120 से ऊपर ही लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कार्यक्रम में भी एक 50-60 या 1 घंटे के बाद वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपके साथ ज्यादा प्रेम है हमारे सभी साथियों का, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए बधाई आपको आचार्य जी। और मुझे लगा कि बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रूटफुल सेशन रहा, और 1 घंटा 20 मिनट हमें हो चुके, और पता नहीं कि हमें 1 घंटा 20 मिनट हो गए। तो आगे भी किसी विषय को लेकर के आप बुलाइएगा, हम जरूर आएंगे, और कभी मैं आपको अपने चैनल पे भी बुलाऊंगा। आपकी एक्सपर्टीज की बहुत जरूरत है। मेरे ख्याल से आज के सेशन को एंड करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बार आप भी हमारे सारे योग परिवार के सदस्यों को आप अपनी तरफ से भी शुभकामना दे दीजिए। आप भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी इतनी सारी शुभकामनाएं आई हुई हैं, और मैं भी बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया। सबको मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की, मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट है वो मेरे शिक्षक हैं। जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे वो चीज जानता हूँ, उसके बारे में मैं पढ़ता हूँ, उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, मेरा ज्ञान बढ़ता है। तो आप सबको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। आपके नवीन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन जी हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। हमारा वो सीपी वाला फोटो डालते हैं वो हमेशा, गुरु पूर्णिमा पे भी, रील्स पे भी जी। तो सभी साथियों का बहुत स्वागत है। और देखिए आज हमारे इतने धन्यवाद भी देना चाहूंगा हरदीप जी। आज देखिए मनोज शिवाच हमारे साथ कभी आता नहीं था, भाभी जी जरूर आती थी, उनकी वाइफ जो है। भाभी जी रोज आती। हाँ, वो तो आती रहती हैं, तो उनका तो मिलता रहता है हमेशा सानिध्य, लेकिन वो कभी नहीं आते थे। एक तो बात वो परिवर्तन हुआ, धर्मवीर टमक जी आए, हमारे बहुत पुराने योगाचार्य साथी, और बहुत सारे नए साथी आज हमें देखने को मिले। तो ये हमारा योग परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे और फलता फूलता रहे, सबको बुद्धि की प्राप्ति हो और इनकी बुद्धि परिष्कृत होती रहे सभी की। और जैसे गायत्री मंत्र में बुद्धि की मांग करते हैं परमात्मा से, तो वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में चलाए, और हमें भी अच्छे लोगों का सानिध्य मिलता रहे और गाइडेंस मिलती रहे, और आप भी बेहतरीन टीचर बने सभी। तो शिक्षक दिवस पे आज ये वंडरफुल कार्यक्रम रहा, तो ऑर्गेनाइज किया आचार्य हरदीप जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और इतना सारगर्भित कार्यक्रम कर दिया, बड़ा दिल खुश हो गया और गदगद हो गया सबसे मिल करके, बड़ा अच्छा लगा। आचार्य जी, मैं चाहूंगा कि आज के सेशन का एंड आप किसी मंत्र के साथ करें, क्योंकि मैं अपने सेशन सारे प्रार्थना से शुरू करता हूँ और प्रार्थना के साथ एंड करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कोई मंत्र अच्छा सा आप एक सेकंड मैं आपको बता दूं। एमी गायकवाड़, अजिता गायकवाड़ जी हैं जी, नासिक से जुड़ी हैं, तो वो भी एक सेकंड जी। देखिए आप मुझसे तो एंड ना ही कराएं तो अच्छा, क्योंकि जब तक मुझे बच्चे दिखते रहेंगे, अब मुझे दिख रहा है कि 120 बच्चे हैं, तो मैं तो नहीं करने वाला जी एंड, क्योंकि मैं तो बहुत बातूनी हूं। जब तक मुझे लोग दिखते रहते मैं नहीं एंड करता। आपको करना तो करिए, मैं तो एंड करूंगा नहीं। जब तक हमारे योग परिवार के लोग बने रहेंगे तब तक हम भी यहाँ बने रहेंगे, और आपको एंड करना तो करिए, हम तो करेंगे नहीं जी। मेरी समस्या भी यही है, जब तक लोग पूछते रहते हैं मैं बताता रहता हूँ। जहाँ भी मैं क्लास करता हूँ वहां पे जो टाइम होता है उससे आधा घंटा क्लास लंबी खिंच जाती है, हमेशा से ना चाहते हुए भी। जी, एक बार आप सभी लाइक और कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया। वैसे तो 139 लाइक हो गए हैं, लेकिन साथी तो कई सौ आए हैं, तो एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए, और उसके बाद हम समाप्त करते हैं इस सेशन को, बिल्कुल, क्योंकि करना पड़ेगा। आत्म पुष्प योग जी से भी है, दोनों आचार्यों को शुभकामनाएं दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। और शर्मिला शर्मा जी, कुसुमलता जी, सबका, इल्ताफ हुसैन, मनोज शिवाज साहब, बिल्कुल सबको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। आज तो बड़ी प्यारियां भेज रहा है। ये मैं आरोप लगा रहा हूँ इस पे कि ये गांव प्रेम है जो आप मेरे सेशन में नहीं आते और आचार्य हरदीप जी के सेशन में आए हैं। तो मनोज, मैंने इनके पास मैसेज किया आचार्य जी, मैसेज किया था। इसका स्पष्टीकरण मैं मांगता हूँ आपसे। मनोज शिवाजी कह रहे नेक्स्ट सेशन कब होगा, मतलब ये तो आई गए, अगला भी पूछ रहे हैं जी, आपको बता दिया जाएगा जरूर जी जी। एक क्वेश्चन आया कि रनिंग के बाद थकान होती है। गजेंद्र कुमार जी, होनी चाहिए रनिंग के बाद थकान, अच्छी बात है। धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करो,
अपना स्टेमिना इंक्रीज होगा, धीरे धीरे अपने लिमिट पुश करो। हमारी सीमा शर्मा जी हैं, उनका भी नाम एक बार ले दीजिए जी। हमारी सीमा शर्मा बहुत ही एक्टिव योग टीचर है, बहुत ही मतलब पैशनेट है योग को लेकर के, गुजरात से हैं। सीमा शर्मा जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। शर्मा जी हैं, केम छो बोल दो एक बार उनको। सीमा शर्मा जी केम छो। मजा में है वो। और मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, घटे तो जिंदगी घटे, बीजू का ही ना घटे। ये है। ये मतलब सिखाया था सीमा शर्मा जी ने। घटे तो जिंदगी घटे, बीजू का ही ना घटे। मतलब इसका मतलब है घटती तो जिंदगी है और कुछ नहीं घटता। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब खर्च मेरा जो है, मतलब और कुछ खर्च नहीं होता, घटते तो केवल जिंदगी और कुछ नहीं घटता। कहीं हम माने कि प्रॉपर्टी घट गई, ये घट गया हो, तो उसका बड़ा अच्छा डायलॉग मुझे याद हो गया, वो सीमा शर्मा ने ही मुझे सिखाया कि घटे तो जिंदगी घटे, बीज उकाई ना घटे। तो वो अच्छा लगा मुझे। तो गुजरात में पहला कैंप हुआ था मेरा, आचार्य जी मेरे को लेके गए थे आर्य समाज के कैंप में, जहाँ बहुत सारे मतलब 10,000 स्टूडेंट थे वहां पे। प्रांसला गुजरात में बहुत। हाँ प्रांसला, बताया मैंने इनको भी। वहाँ थोड़ी थोड़ी गुजराती हमने सीखी, खूब सारा गाठिया खाया और सारी उनकी मीठी मीठी सब्जियां। हम 15-20 डेज का। पजामा। चलिए आचार्य जी, अभी आज के लिए काफी है मेरे ख्याल से। हाँ बहुत अच्छा लगा। और लोगों का स्नेह बना रहेगा आपके लिए। ये लाइक 150 तक कर दो जी, 143 हो गए। जो एक आध साथी बचा उसको भी कर दो, ये लालच हो गया हमें। और साथ ही हम समापन, तो मैं थोड़ा सा अलग समापन, मेरा जो समापन करने का तरीका है कि भाई आप अपने तरीके से करें। हाँ, कि सभी अपना मुंह धो लीजिए, ब्रश कर लीजिए, फ्लॉसिंग वायर कर लीजिए, मतलब दांत साफ कर लीजिए, सुसु आदि क्रिया नियमित रूप से कर लीजिए, स्वाध्याय करना है, ओम चैंटिंग करनी है, पवनमुक्तासन करना है, सारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने से दूर रखना है और कस के सोना है, गुड नाइट स्लीप टाइट के साथ सोना है, और सुबह उठ करके खूब सारा योग करना है, और ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप विश्व के सबसे श्रेष्ठ शिक्षक बने, ऐसी शुभकामनाएं मैं अपने सभी विद्यार्थियों के प्रति करता हूं। और धन्यवाद देना चाहूंगा दोबारा से आचार्य हरदीप जी का, कि आज वो इस कार्यक्रम में लेके आए और इतना सुंदर ढंग से कार्यक्रम को आयोजित किया कि एक ही स्क्रीन पे दो बाबा हमें दिख रहे हैं, दो आचार्य हमें दिख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी में भी बहुत एक्सपर्ट है। और हाँ, एक बात का तो मैं बताना भूल ही गया, मेरा जो चैनल है डॉक्टर सोमवीर योगा, क्रेडिट गोज टू आचार्य हरदीप सिवाच। मैंने नहीं बनाया, इन्होंने अपने घर पे बैठ के बनाया था। और मेरी पहली वीडियो डाली थी, गांव के बारे में इंट्रोडक्शन आया था मेरा किसी चैनल में। एवन तहलका में मेरा कोई बाइट थी, उस बाइट को काट करके एक पूरा दिन लग गया था इनको। तो इन्होंने अपने फोन से ही मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, एक्टिव हालांकि अभी किया है मैंने 1 साल पहले, उसको एक्टिव मोड में लेके आया हूँ। बट वो बहुत पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल बनाया वो आचार्य हरदीप सिवाच जी ने बनाया। तो वही क्रेडिट गोज टू आचार्य हरदीप सिवाच जी। मेरा जो चैनल है, जो आप सबके सामने, जिसके कारण से मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ, वो चैनल क्रिएट करने का श्रेय भी हमारा आचार्य हरदीप जी को जाता है। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको धन्यवाद किया। और आप कोई मैसेज देना चाहें तो दें, उसके बाद हम समाप्त करते हैं कार्यक्रम को। बस मैसेज यही है कि योग को अभ्यास आप करें। आचार्य जी आपको योग का जो एक बेस है वो पूरा पढ़ाते हैं, सारा सिलेबस आप पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं। मेरा बस यही मैसेज है कि उन सारी चीजों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें। योग 99% प्रैक्टिकल है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पहले हम उसको सीखते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन योग थोड़ा सा ऐसा है कि जितना भी आपको आता है आप शुरू करो, अब धीरे धीरे जानते चले जाएंगे, एक्सपीरियंस करते चले जाएंगे और साथ में पढ़ते चले जाएंगे। अगर आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ लिया और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर वो बातों वाले योगी आप रह जाओगे। तो ये बड़ा वो है कि इन सारी चीजों को आप प्रैक्टिकल अप्लाई करना शुरू करें। प्राणायाम अभ्यास करें, आसन प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, जो भी अलग अलग लेवल पे एक्सपेरिमेंट करें। देखो जीवन में हम कितनी सारी गलतियां करते हैं, तो थोड़ी सी गलतियां यहाँ भी हो जाए। और एक और चीज मैं बीच में बताना चाह रहा था, गलती की बात हुई थी। तो कई बार क्या लगता है कि ये करने से ये नुकसान हो जाएंगे, ऐसे ना हम सावधानी इतनी पढ़ लेते हैं कि डर जाते हैं। वो बहुत बहुत रेयर योग करने से मैंने गलत आसन भी करके देखे, मैंने गलत एक्सरसाइज भी करके देखी। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा किया और बस हो गया, वो बड़ा रेयर होता है। और आपकी बॉडी को पता है कि कहाँ पे नुकसान होगा। अगर मैं कोई गलत आसन करूंगा तो आपकी जो बॉडी है वो बताएगी, आपका शरीर बताएगा कि यहाँ पे आपको बैड वाला पेन होगा,
तो अपने आप माइंड उस लेवल तक जाने ही नहीं देगा आपको। तो इसलिए ज्यादा बिना डरे आप करें, वो सावधानियां होती हैं वो लिखनी पड़ती हैं। थोड़ा सा 2-4 जगह कंफर्म करके किसी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस शुरू करें। तो मेरा बस यही है कि सब लोग प्रैक्टिस करें और अच्छी योगा टीचर बने और सब मिलके ग्रो करें। जी, जी। लाख करोड़ों लोग हैं, सिर्फ ना सोमवीर जी सिखा सकते, ना मैं सिखा सकता, ना बाबा रामदेव सिखा सकते, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप एक मैसेज बार-बार फ्लैश हो रहा है, गजेंद्र कुमार जी के स्लीपिंग आवर्स पूछ रहे हैं, तो कम से कम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे आपको सोना चाहिए। आज सबका अलग-अलग होता है। एक्चुअली नींद की जरूरत नहीं होती, रेस्ट की जरूरत होती है बॉडी की। बॉडी को तो अच्छे से सोया जाए, बिना सोपन के सोया जाए तो 6 घंटे नींद इनफ होती है, मैक्सिमम 8 घंटे आप सो सकते हैं। और एक कहा है कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, आपका स्वागत करते हैं। जब भी इंडिया आएंगे तो गुजरात जरूर आएंगे निश्चित रूप से, आपकी मेहमान नवाजी का आनंद भी लेंगे। और पूजा नागपाल जी कह रहे किसी ने लिखा कि 6-6 गोलियों वाले बाबा, वो किसने लिखा है? मैंने कहा वही तो लिख सकता है, एक ही तो है हमारे पास। एक ही इंसान है जो लिख सकता है। तो लिख सकता है मनोज सिवाज, जो कि हमारे वन ऑफ द मोस्ट जो ऑनेस्ट पुलिसमैन मैं बोलता हूं उनको। और भिवानी में उनकी ड्यूटी है और हमारे बहुत अजीज मित्र हैं, हमारे साथ कॉलेज में हम साथ पढ़े। शर्मिला और जी कह रही है कि सर मुझे योगा क्लास लगानी है, उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। इसके लिए शर्मिला जी कोई पर्टिकुलर में वीडियो या कोई सेशन हम लाइव सेशन रखेंगे जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप उसको सारी कवर करेंगे। जितना भी हमें एक्सपीरियंस है हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। ऐसा कुछ भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आपको भी जो भी आता होगा वो रिफाइन हो जाएगा थोड़ा सा। और आचार्य जी को भी साथ में लेंगे, जी, इनके भी बहुत तो अभी मेरे ख्याल से हाँ खत्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज अभी भी पेंडिंग है। लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिने के साथ हम इसको समाप्त करेंगे सेशन को। और भविष्य में भी सप्ताह 10 दिन में एक सेशन आपके साथ हम रखेंगे, तो उसको आपकी चीजों से भी लाभान्वित होते रहें। तो सभी साथियों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आचार्य हरदीप जी के फिट योगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आप जो चाहते हैं किस प्रकार के वीडियो आने चाहिए। देखिए, स्टूडेंट टीचर को चलाता है, स्टूडेंट टीचर को चलाता है। जिस प्रकार से जो प्रजा होती है वो राजा को चलाती है, कि हमें किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, किस प्रकार की नॉलेज हमें चाहिए, किस प्रकार का हमें वीडियो चाहिए। तो वो आप आचार्य हरदीप जी को भी बताएं, जैसे मुझे आप निर्देशित करते हैं उसका पालन होगा। ये इसके लिए कमेंट करें और शेयर। कमेंट में बताएंगे सब। हाँ, अच्छी बात लगती है तो उसको शेयर करना चाहिए, इसलिए शेयर करने के लिए बोलता हूँ। लाइक करने के लिए बोलता हूँ कि लाइक करने से पॉजिटिविटी आती है, तो लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिसलाइक करने में नेगेटिविटी खर्च होती है बहुत सारी। तो इसलिए पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, नेगेटिविटी को नहीं बढ़ाना। और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, एक अपने योग परिवार का संख्या बल भी बढ़े और संख्या शक्ति कलियुगी भी बात इससे पूर्ण होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य हरदीप जी, आप हमें लेके आए इस चैनल पे आपके। और आपने 1 घंटा 33 मिनट हमें हो चुकी हैं, और 1 घंटे का सोचा था हमने, लेकिन फिर भी टाइम बढ़ गया। तो सर्वे भवन्तु प्रेयर के साथ शुरू करते हैं और सबको फिर शुभ रात्रि बोलते हैं। तो सभी साथी मिलकर जितने हुए हैं सब प्रेयर करेंगे साथ में मिल करके। प्रेयर के बाद आचार्य जी एक बार ललन टॉप वाला गीत भी आप सुना देना। कौन सा? ललन टॉप कोई आप गीत गाते हैं, आपके स्टूडेंट बता रहे भी, तो अच्छा, आपको सुना। मैं YouTube से सुनाता हूँ, मैं YouTube चला देता हूँ, मैं भक्ति को मॉडर्नाइजेशन कर ओके ओके उस पे चला देते हैं। लेकिन चलिए कोई ना कोई करते हैं उसके बाद भी। चलिए प्रेयर करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु संतु निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा मा- कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ओम शांति शांति। शांति शांति। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से। सबको शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आचार्य जी, जी को फिर कभी लेके आएंगे, और कोई और भी अच्छा कोई योगी मिला तो हम उनको भी लेके आएंगे और उनके भी एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे। और टीचर्स के लिए भी हम कोई प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं जिससे टीचर्स को बेनिफिट मिले। प्रॉपर कोई पर्टिकुलर कोई कोर्स या छोटी मोटी कोई क्लास हम शुरू कर सकें। चलिए आज के लिए काफी है। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।